डेटाबेस की जो लैब है उसमें आपने कुछ बेसिक्स जो देखी होंगे, इसमें आपने ऑब्वियसली डेटाबेस का इंट्रोडक्शन और कुछ इस तरह के जो बेसिक लेवल थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लिए होंगे। मैं ज़रा क्विकली इसको गो थ्रू करने की कोशिश करूँगा क्योंकि हम ज़रा पीछे हैं 2 वीक, तो हम ज़रा क्विकली ज़रा उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले 2 वीक्स जो हैं वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स ही हैं, उसमें शायद आपको इतनी टेंशन नहीं होगी, लेकिन सेकंड वीक में फिर ERD यानी कि कोई टेक्निकल टॉपिक शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले जी जो हमने डिस्कस करने टॉपिक्स उनमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, फाइल सिस्टम देखना हमने, डेटाबेस की जो बेसिक्स हैं उनके उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डेटाबेस क्यों यूज़ हो रही है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो आज के पहले वीक में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेटाबेस क्या होती है, उसकी फॉर्मल सी डेफिनेशन है। ये राइट पे पहले तो आपको जो सिंबल नज़र आ रहा है, ये जो आइकन सा है, ये आमतौर पे क्योंकि डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, लॉजिकल चीज़ है, तो हम फिजिकली तो सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते। तो अगर आपने कहीं डेटाबेस को रिफ्लेक्ट करना है कोई किसी डिज़ाइन के अंदर, किसी डायग्राम के अंदर, तो ये वाला सिंबल जो है ये डेटाबेस के लिए यूज़ होता है, जो कि स्टोरेज सिंबल है बेसिकली। कहीं भी डेटाबेस हमने रिफ्लेक्ट करनी है तो ये सिंबल आपको नज़र आएगा। डेटाबेस इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा। सिंपली हम कहते हैं जी डाटा अगर हम कलेक्ट कर लें किसी एक जगह पे तो वो डाटाबेस कहला सकती है, लेकिन वो डाटा जो हमने कलेक्ट किया है वो कलेक्ट होना ही या कलेक्शन ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जो दूसरी लाइन यहाँ पे मेंशन है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। ऐसा डाटा जो कि आपस में रिलेटेड है उसकी कलेक्शन जो है वो डाटाबेस कहलाती है। ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल ये है, मिसाल के तौर पे ये यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिसका हम पार्ट हैं, ऊडो या होरिजन जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें जितना भी डाटा है वो डाटा की कलेक्शन तो है, लेकिन वो ऐसा डाटा है जिसका आपस में कोई रिलेशनशिप है, जो आपस में रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे इसमें स्टूडेंट्स का डाटा है, टीचर्स का, कोर्सेज का, डिपार्टमेंट्स का, फैकल्टीज का, इस तरह का डाटा है, और ये तमाम डाटा ऐसा है जिसका आपस में कोई रिलेशनशिप है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इससे इररेलेवेंट हो। मिसाल के तौर पे हमारी हॉरिजन के अंदर किसी डॉक्टर का, किसी पेशेंट का, या किसी कस्टमर का, या मिसाल के तौर पे किसी ट्रैवलर का, टूरिस्ट का, इस तरह का कोई डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि वो डाटा इससे रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारी हॉरिजन की डाटाबेस अगर देखें तो उसमें वही डाटा होगा जो कि इस एजुकेशनल सेटअप के रेलेवेंट है, इससे अदर देन कोई चीज़ इसमें अवेलेबल नहीं होगी। एक तो होगी डेफिनेशन कि डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। ठीक है जी, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस रिप्रेजेंट सम एस्पेक्ट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड, समटाइम कॉल्ड द मिनी वर्ल्ड। अब जो डेटाबेस हम बनाते हैं, हमें पता है कि जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनती हैं, मोस्टली एप्लीकेशंस के बैकएंड पे पीछे डेटाबेस अवेलेबल होती है। ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, हर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के पीछे डेटाबेस नहीं होती। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि स्टैटिक एप्लीकेशंस होंगी, जैसे स्टैटिक वेबसाइट होती है तो उसके पीछे कोई डेटाबेस नहीं भी हो सकती। ये लिहाजा किसी भी सॉफ्टवेयर के पीछे डेटाबेस होना या ना होना ये कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर डेटाबेस हमने बनाई है तो डेटाबेस जो है वो एक रियल वर्ल्ड एस्पेक्ट को या जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको जाहिर कर रही होती है। यानी कि डेटाबेस के अंदर जो डाटा है वो किसी रियल वर्ल्ड इवेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से आएगा। ठीक है, हम ऐसे ही लॉजिकली किसी भी डेटाबेस को पॉपुलेट नहीं कर सकते, उसमें डाटा कोई भी लॉजिकल हाइपोथेटिकल नहीं डालते, बल्कि डाटा हमारा कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होता है रियल वर्ल्ड में, और वही डाटा हम अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। लिहाजा डेटाबेस को हम मिनी वर्ल्ड भी कहते हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड की रेप्लिकेशन होती है। चेंजेस टू द मिनी वर्ल्ड आर रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस, और जैसे ही वो इवेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका हमने डेटाबेस बनाई हो, अगर उसके अंदर कोई इवेंट, कोई चेंज हो तो हमारी डेटाबेस के अंदर भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारी डेटाबेस रियल वर्ल्ड इवेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को, किसी हॉस्पिटल को, किसी स्कूल कॉलेज को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। डेटाबेस इज डिजाइंड, बिल्ट एंड पॉपुलेटेड विद डेटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। और डेटाबेस हम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं और फिर उसके अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं, यानी कि पॉपुलेट करते हैं विद डेटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, और इसका कोई ना स्पेसिफिक पर्पज होता है। डेटाबेस हम इसलिए बनाते हैं कि समटाइम हमने बड़ी मेहनत से कोई डाटा कलेक्ट किया होता है या प्रोसेस किया होता है, तो हमारा ये ख्याल होता है कि ये डाटा हमने जो बड़ी मेहनत से तैयार किया है, कलेक्ट किया है, इसको हम कहीं सेव कर लें ताकि फ्यूचर में हम इसको यूज़ कर पाएँ। इसीलिए हम उस डाटा को प्रिजर्व कर लेते हैं डेटाबेस के फॉर्मेट के अंदर,
डेटाबेस बेसिकली वो कंटेनर है जो कि डाटा को कंटेन करता है, और उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आने वाली स्लाइड्स या लेक्चर्स के अंदर हम देखते जाएंगे। इट हैज एन इंटेंडेड ग्रुप ऑफ यूजर्स एंड सम प्री-कंसीव्ड एप्लीकेशंस इन विच दीज यूजर्स आर इंटरेस्टेड। और इस ऑब्वियसली इस डाटाबेस के कोई ना कोई प्री डिफाइंड इंटेंडेड यूजर भी होंगे जो इसको यूज करेंगे। हर बंदे के लिए नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम यूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन या ऊडो जिसको आप कहते हैं, इसका हर कोई यूजर नहीं है, इसके स्पेसिफिक यूजर हैं। ठीक है, स्पेसिफिक यूजर का मतलब है या तो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एचओडीज हैं, डीन्स हैं, यानी कि जो भी लोग इस यूनिवर्सिटी से, इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ रेलिवेंट हैं, वही इसका पार्ट है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पर सामने अगर कोई होटल या कोई चाय की शॉप बनी हुई है तो डेफिनेटली वो इसका यूजर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी रेलेवेंस नहीं है इसके साथ। इसकी कुछ एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं। बैंकिंग सिस्टम हमारे जितने भी हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। एयरलाइंस के सिस्टम यानी कि ऑनलाइन रिजर्वेशन के सिस्टम्स, इसके अलावा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल या एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये तमाम के तमाम जो हैं ये बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ये अभी हम आगे स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके बैकएंड पे डेटाबेसेस चल रही होती हैं। क्योंकि बैंकिंग है तो बैंक की जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसके अंदर कस्टमर्स का, उनके अकाउंट्स का, उनके कैश का, तमाम किस्म का उनके ट्रांजैक्शन का डाटा सेव होता है। एयरलाइन है तो कौन सी एयरलाइन है, किस कंपनी की है, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। चार्टर प्लेन है, कोई इकोनॉमी क्लास है, कोई जनाब बिजनेस क्लास है, उसके फेयर्स हैं, कब डिपार्चर होगी, कब कहीं पे लैंड होगी, उसका चेक इन, चेक आउट, वट, और कस्टमर की इंफॉर्मेशन, उसका जो फ्लाइट का जो अटेंडेंट होते हैं, उसका जो क्रू है, उसका डाटा सारा, ये तमाम का तमाम डाटा डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है। तो इसलिए एयरलाइन के सिस्टम भी जो हैं वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स का डाटा, स्टूडेंट कब एडमिट हुआ, उसने क्या फीसें जमा करवाई, उसको कितना फाइन हुआ, कौन से कोर्सेज में रजिस्टर हुआ, हर कोर्स के अंदर उसकी अटेंडेंस क्या है, उसके सेशन मार्क्स क्या हैं, उसका एग्जाम का डाटा क्या है, उसका जीपीए, उसका सीजीपीए, ये तमाम चीज़ें हम प्रोसेस करते हैं। बड़ी मेहनत से पूरे सेमेस्टर में हम कलेक्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको फाइनलाइज करते हैं और फिर हम उसको डाटाबेस में सेव कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में हमें काम आए। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम पहले सेमेस्टर का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का हम डाटा जो है वो सेव करते जाते हैं और एट द एंड जब आप डिग्री इशू करवानी होती है आपने, तो तब हम फाइनल जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो उसी डाटा से ही निकाल के देते हैं जो कि डाटा हमने प्रिजर्व किया होता है डाटाबेस के अंदर। अगर हम वो डाटा जितना भी एक सेमेस्टर का उसको प्रोसेस करने के बाद सेव ना करें तो एट द एंड हम आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बैकअप कुछ नहीं होगा। Amazon.com एक बड़ी एग्जांपल है इसकी। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा जो नादरा का सिस्टम है, CNI सिस्टम नादरा का, वो भी एक बहुत बड़ी डाटाबेस है। वो बहुत बड़ी डाटाबेस जो है वो इस सेंस में है कि उसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अदरवाइज उसका जो है ना फीचर वाइज या एंटिटीज जो उसका एक्चुअली जो टेक्निकल है उसके हिसाब से वो इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन Amazon जो है वो कदरे बड़ी एप्लीकेशन है, बड़ी डाटाबेस है, क्योंकि उसके अंदर मिलियंस की तादाद में जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डाटा होता है, कस्टमर्स का डाटा होता है और वो उसको प्रोसेस किया जाता है, सेव किया जाता है। जी, DBMS डाटाबेस हमने देख लीजिए। डाटाबेस जो है वो रिलेटेड डाटा का कलेक्शन है। अब DBMS क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब इसमें डाटा भी आ गया और सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी आ गए टू एक्सेस दोज डेटा। अब मसला ये है कि हमने जो डाटा प्रोसेस किया, जो भी हमने कलेक्ट किया मार्केट से, इंडस्ट्री से, फील्ड से, वो हमने सेव कर लिया, लेकिन हम डायरेक्टली डाटाबेस को एक्सेस नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर हम कर भी सकते हैं, इसमें मसला कोई नहीं है। ठीक है, हम एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जांपल हम डाटा अपना एक्सेल के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट जो ओरेकल है, ओरेकल की डाटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस अवेलेबल है, उसके अंदर कर सकते हैं। बहुत सी टाइप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनके अंदर हम डाटा सेव कर सकते हैं और डायरेक्टली उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे करते नहीं है इस तरह। हम हमेशा डाटाबेस अलहदा बनाते हैं और उसके फ्रंट एंड पे एक नई एप्लीकेशन अटैच कर लेते हैं जिसके थ्रू हम उस डाटा को एक्सेस करते हैं। डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं करते। ठीक है जी, डायरेक्ट एक्सेस करने में मसले बड़े हैं।
ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, इसकी डाटाबेस जो हॉरिजॉन के बैकएंड पे चल रही है, उसमें तमाम बच्चों का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का डाटा उसमें सेव हो और उस डाटाबेस की एक्सेस डायरेक्ट आपके पास हो। तो अगर डायरेक्ट एक्सेस हर स्टूडेंट के पास है उस डाटाबेस की, तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी दूसरे स्टूडेंट का डाटा देख सकता है, उसको चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, और ये जो है ये सिक्योरिटी का कंसर्न है सबसे बड़ा, कि हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अगर टीचर हूं तो मेरा डाटा जो है, मेरी सैलरी कितनी है, मेरी प्रमोशन होती नहीं होती, फॉर एग्जांपल मुझे कोई फाइन को वार्निंग मिली कि नहीं मिली, मैं ये चाहता हूं कि मेरा डाटा प्राइवेट है, ये किसी को नजर ना आए। तो अगर तो डाटाबेस बना के उसकी एक्सेस हम यूजर को दे दें, तो फिर हर यूजर हर दूसरे यूजर का डाटा देख सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है, उसको करप्ट या डिलीट भी कर सकता है। जबकि अगर हम उसके फ्रंट एंड पे कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सेट ऑफ प्रोग्राम यूज कर लें, तो फिर हम उसकी एक्सेस को कंट्रोल कर लेते हैं उस प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है कि मिसाल के तौर पे जैसे माई सीक्वल के अंदर आप बैकएंड पे कोई डाटाबेस बना लें और पीएचपी के अंदर उसका कोई फ्रंट एंड बना लें। तो पीएचपी जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, इसके थ्रू हम माई सीक्वल की जो डाटाबेस के अंदर डाटा पड़ा हुआ है उसको कंट्रोल कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे और उस पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड या इस तरह का मैकेनिज्म अप्लाई कर लेंगे ताकि हर बंदा जो है वो सिर्फ अपना डाटा देख सके, दूसरों का ना देख सके। Goals of database management system to provide a way to store and retrieve database information that is both convenient and efficient। अब database management system बनाने का पर्पस यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करना चाहते हैं जिसके थ्रू हम इजीली डाटा को स्टोर भी कर सकें और डाटा को रिट्रीव भी कर सकें एफिशिएंटली। जब एक फ्रंट एंड बन जाता है, आपको पता है कि जैसे वेबसाइट है पीएचपी के अंदर बनी हुई है, तो उसके फ्रंट एंड जो उसका फॉर्म बना होगा लॉगिन का, साइन अप का, ठीक है, या किसी चीज को खरीदने का, तो उसके थ्रू हम कंट्रोल तरीके से डाटा ऐड करते हैं डाटाबेस में और उसी कंट्रोल तरीके से डाटा को एक्सेस भी करके अपनी वेबसाइट पे शो भी कर लेते हैं और वहीं से उसको एडिट या डिलीट कर लेते हैं या नया रिकॉर्ड भी एंटर कर लेते हैं। हमेशा हम यूजर को डाटाबेस की डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते। ये जो अभी मैंने कहा था कि हम डाटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं देते किसी भी यूजर को ताकि उसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, तो उसकी सिक्योरिटी बेसिकली जो है वो फ्रंट एंड पे जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से होता है। क्योंकि हमें पता है कि हम जब भी मिसाल के तौर पे जीमेल यूज करते हैं तो जीमेल का पहले लॉगिन पेज आता है। ठीक है जी, हम लॉगिन करते हैं तो उसकी वजह से हमें सिर्फ अपना ही डाटा नजर आता है, वरना जीमेल की डाटाबेस के अंदर तो करोड़ों अरबों लोगों की डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। तो अगर वो लॉगिन आईडी पेज ना हो तो उसकी वजह से हमें फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है अदरवाइज तो सारे तमाम डाटा की एक्सेस दे दे, हम किसी भी दूसरे यूजर का डाटा, उसका पासवर्ड देख सकते हैं। तो ये फ्रंट एंड ही है जिसकी वजह से वो हम तमाम यूजर को वो एप्लीकेशन कंट्रोल करके रखती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फंक्शनैलिटी, व्हाई टू यूज डीबीएमएस। सबसे पहले डिफाइन अ डेटाबेस इन टर्म्स ऑफ डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट्स। हम डेटाबेस को कैसे फंक्शनल बनाते हैं? सबसे पहले तो हम डेटाबेस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स का आपको आइडिया है, स्ट्रक्चर का भी आइडिया होगा कि डाटा स्ट्रक्चर होता है, हर डाटे का कोई स्ट्रक्चर होता है, उसकी नौइयत होती है, उसका फॉर्मेट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई नंबर्स का डाटा है, कैरेक्टर्स का डाटा है, कोई फॉर एग्जांपल ग्राफ्स का डाटा है, पिक्चर्स का डाटा है, ऑडियो डाटा, वीडियो डाटा, डाटा के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं और हर डाटे का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हमने डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर किस तरह का करना है वो चीज़ हम पहले डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, कि मिसाल के तौर पे मैंने अगर स्टूडेंट का डाटा ऐड करना है अपने डाटाबेस के अंदर, तो स्टूडेंट की आईडी मैं उसके लूंगा, जब फॉर एग्जांपल रोल नंबर लूंगा तो रोल नंबर का फॉर्मेट क्या होता है जी, कि मिसाल के तौर पे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट होगा जिसमें आपको अगर आइडिया है आपके रोल नंबर का तो उसमें अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। कंस्ट्रक्ट और लोड द डाटाबेस ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम, और डाटाबेस को बना के हम किसी ना किसी सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि परमानेंट स्टोरेज मीडियम पे स्टोर कर लेते हैं। जैसे हार्ड ड्राइव पे हमारी डाटाबेस जब डिफाइन हो जाती है, डिजाइन हो जाती है, तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से उसको डेवलप करते हैं और अपनी हार्ड ड्राइव पे सेव कर लेते हैं ताकि हम बाद में उसको यूज भी कर सकें। मैनिपुलेट करते हैं फिर डाटे को। मैनिपुलेशन का मतलब ये मैनिपुलेशन, डाटा मैनिपुलेशन जो है जेनेरिक वर्ड है जिसका मतलब डाटा को ऐड करना, डिलीट करना, एडिट करना, यानी कि डाटा पे जितना भी हम प्ले करते हैं वो सारा डाटा मैनिपुलेशन कहलाते हैं। डेफिनेटली हम जब डाटा स्टोर कर लेते हैं तो फिर इसलिए हम स्टोर करते हैं ताकि हम बार बार उसको एक्सेस करें, यूज करें, एडिट करें, चेंज करें। ठीक है, ये सारे काम डाटा मैनिपुलेशन कराते हैं। एक इसकी फंक्शनलिटी है शेयरिंग। जब हम डाटा स्टोर कर लेते हैं हमारे डाटाबेस के अंदर तो फिर हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम इस डाटे को दूसरे यूजर्स के साथ शेयर भी कर सकें।
दूसरे यूज़र कह लें या दूसरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कह लें। हम सॉफ्टवेयर के साथ भी इसको कर सकते हैं शेयर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के थ्रू भी कर सकते हैं और किसी दूसरे यूज़र को भी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अपना डाटा जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर रख लें, स्टोर कर लें और फिर उसकी एक्सेस दूसरे लोगों को भी दे दें। ठीक है जी। इसके अलावा सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। जब हम डाटा स्टोर कर लेते हैं तो क्योंकि तमाम यूजर्स का, तमाम लोगों का, तमाम कस्टमर का डाटा उस डाटाबेस में पड़ा होता है, तो फिर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें जो फेस करना पड़ता है वो उसको सिक्योर करने का। जब हम डाटाबेस को एक जगह स्टोर कर लेते हैं तो फिर उसको सिक्योर करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम सिक्योरिटी का जो मैकेनिज्म है, बहुत सारे मैकेनिज्म अवेलेबल हैं। जैसे हमें पता है कि लॉगिन आईडी है, बायोमेट्रिक ऑप्शंस है, रेटिकल स्कैन है, फेशियल स्कैन है, पैटर्न है, इस तरह के बहुत सारे जो मैकेनिज्म्स हैं ऑथराइजेशन के वो हम यूज़ कर सकते हैं। उनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपने डाटे को सिक्योर कर लेते हैं, ताकि हमारे डाटे को कोई इररेलेवेंट बंदा या अनऑथोराइज यूज़र, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं या जिसको हम नॉर्मली हैकर भी कह देते हैं, तो वो हैकर या अनऑथोराइज यूज़र हमारे डाटे को यूज़ ना कर सके हमारी इजाज़त के बगैर। और हम इजाज़त देते कैसे हैं किसी भी बंदे को? अपने आईडी पासवर्ड के थ्रू, यानी कि साइन अप करवा के। इसके अलावा प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा, डाटे के आखिरी फंक्शनैलिटी कि जब हम डाटे को स्टोर कर लेते हैं तो फिर स्टोर करने के बाद हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड देखना चाहें, तो हमें पता है कि हमारा नॉर्मली हम जब लिंक पे क्लिक करते हैं कि हमें हमारा सिस्टम तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड शो कर दो, तो हमें वो एक पेज के ऊपर टेबल के फॉर्मेट के अंदर हमारा डाटा नजर आ जाता है, जिसमें मिसाल के तौर पे एक कॉलम के अंदर सीरियल नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 अप टू 6, अगर 6 कोर्सेज हैं, आगे उसका कोर्स कोड लिखा होगा, कोर्स का नाम लिखा होगा, आगे उसके मार्क्स लिखे होंगे कॉलम के अंदर, आगे उसकी परसेंटेज लिखी होगी, ठीक है, या आगे ग्रेड लिखा होगा, और टेबल के नीचे जीपीए लिखा होता है और एनपीएससी जीपीए लिखा होता है। और इस टेबल के ऊपर हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है पर्सनल, कि मेरा नाम क्या है, फादर नेम क्या है, या मेरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है। ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर हमें रिजल्ट कार्ड नजर आता है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इस फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम इस डाटे को फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको आइडिया है कि हम इसको किस फॉर्मेट में, इसी जो एग्जांपल मैंने दी आपको रिजल्ट कार्ड की, या जिस फॉर्मेट में आपको मैट्रिक का, एफएससी का रिजल्ट कार्ड मिला, उसको आप चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मेट को, या कर सकते हैं किस फॉर्मेट में हो सकता है, तो मुझे आइडिया दे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मिसाल के तौर पे मुझे ये रिजल्ट कार्ड इस तरह ना शो हो, बल्कि ऑडियो फॉर्मेट में हो, कि जनाब एक यूजर या एक जो डिजिटल वॉइस है वो मैं क्रिएट कर दूं, जो कि उस रिजल्ट कार्ड के कंटेंट्स को, टेक्स्ट को रीड करके मुझे बता दे और बताए कि जनाब वेलकम शाहनवाज, आपका सेमेस्टर 3 का रिजल्ट कार्ड इस तरह है कि आपका पहला कोर्स ये है, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें आपके इतने मार्क्स आए और आपका ये परसेंटेज बनी, ये आपका ग्रेड बना, और तमाम जो कोर्सेज हैं उसको इस तरह बारी बारी वन बाई वन करके उसको रीड कर दे, प्रोनाउंस कर दे, और एंड पे मुझे बता दे कि आपका जीपीए ये बना, सीजीपी आपका ये बना। लिहाजा इसका मतलब है कि जो डाटा मैंने सेव किया डाटाबेस के अंदर, उसको, उसकी जो विजुअलाइजेशन है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। टेक्स्ट को मैं, हमें पता है कि टेक्स्ट टू स्पीच हम, या स्पीच टू टेक्स्ट हम उसको कन्वर्जन कर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं ऑडियो ना करूं, मैं उस डाटे को, अपने रिजल्ट कार्ड के डाटे को ग्राफ बना के शो कर दूं स्क्रीन पे। ठीक है, जब बार ग्राफ होता है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा कोई वीडियो या एनिमेशन बना के उसको शो कर दूं। तो इसका मतलब ये है कि जब डाटा हमारे पास स्टोर हो तो हम उसको, उस डाटे की विजुअलाइजेशन जो है वो उसको भी चेंज कर सकते हैं, या विजुअलाइजेशन जो है उसको मुख्तलिफ तरीकों से उस डाटे को प्रेजेंट किया जा सकता है, ऑडियो में, पिक्चर में, ग्राफ में, वीडियो में, वटएवर जो भी फॉर्मेट हम चाहें। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा छोटा सा फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम ये है कि कोई भी जो सिस्टम है या कुछ स्टोरेज डिवाइस है, उसके अंदर डाटा स्टोर होने का मैकेनिज्म क्या है। कोई भी स्टोरेज डिवाइस अपने अंदर डाटा स्टोर कैसे करती है। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि स्टोरेज डिवाइसेज जो बहुत सारी हैं, जैसे हार्ड ड्राइव है, सीडी ड्राइव है, यूएसबी या फ्लैश ड्राइव है, या इस तरह की बहुत सारी डीवीडी ड्राइव्स हैं, तो काफ़ी सारी जब मेमोरी कार्ड्स हैं। हमें पता है कि बहुत सारी जो एसएसडी है, फ्लॉपी ड्राइव है, हमें अगर आपको पुरानी फ्लॉपी का आइडिया है, बहुत सारे स्टोरेज मैकेनिज्म्स हैं
स्टोरेज मीडियम्स हैं, इन मीडियम्स का डाटा को स्टोर करने का अपना अपना मैकेनिज्म है। ठीक है, हमें पता है कि जैसे मिसाल के तौर पर फ्लॉपी ड्राइव या सीडी ड्राइव का स्टोर करने का मैकेनिज्म और है, जबकि हार्ड ड्राइव का और है, एसएसडी का कुछ और तरीके से है। बहुत सारे लोग अपने सिस्टम के अंदर हार्ड ड्राइव की बजाय अब एसएसडी लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी रिट्रीवल या उसकी परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी हार्ड ड्राइव से ज़्यादा है। क्योंकि हार्ड ड्राइव में अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो हार्ड ड्राइव में एक मैग्नेटिक प्लेट लगी होती है और एक मोटर या हेड है जो कि उस प्लेट के ऊपर से डाटा को रीड करता है, हेड आगे पीछे मूव करता रहता है और एक लेजर लाइट जो है वो उस मैग्नेटिक जो प्लेट अंदर घूम रही होती है, रोटेट कर रही होती है सर्कल फॉर्मेट के अंदर, उससे डाटा रीड करके हमें शो करती है और हेड को आगे पीछे मूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से डाटा जरा कदरे स्लो होता है। जबकि एसएसडी जो है वो डिजिटल फॉर्मेट पे काम करती है, बिल्कुल जैसे आपकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। फ्लैश ड्राइव अगर आपने खोल के कभी देखी हो तो उसके अंदर डिजिटल सर्किट्स मौजूद हैं, जिसमें कोई मैग्नेटिक प्लेट या कोई मोटर या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं जैसे यूएसबी है, इसका डाटा की स्टोरेज की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और इसकी रिट्रीवल भी एफिशिएंट होती है। तो एसएसडी भी इसी तरीके से काम करती है। तो अब जो हार्ड ड्राइव्स हैं इनका जो सिस्टम है वो कदरे पुराना हो गया और अब एसएसडी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर डाटा सेव होता है या रिट्रीव होता है वो ज़्यादा आजकल इन है। ये इसलिए है कि हर ड्राइव का, हर स्टोरेज मीडियम का जो डाटा स्टोर करने का मैकेनिज्म है वो अलग होता है और यही चीज़ फाइल सिस्टम कहलाती है। ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम इज अ मैकेनिज्म एंड डाटा स्ट्रक्चर फॉर कंट्रोलिंग हाउ डाटा इज सेव्ड एंड एक्सेस। उस डिवाइस पे कैसे डाटा सेव होना है और कैसे एक्सेस होना है, ये चीज़ जो है ये फाइल सिस्टम कहलाती है। अब हमें पता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने अपना डाटा सेव करना हो या मिसाल के तौर पे मैंने अपनी सेक्शन के आपके D4 सेक्शन का डाटा सेव करना हो, सेशनल डाटा, तो मैं एक वर्ड फाइल के अंदर भी सेव कर सकता हूँ। एक वर्ड की फाइल बनाऊँ और उसके अंदर तमाम बच्चों के नाम लिखूँ और उनके आगे उनके मार्क्स लिखना शुरू कर दूँ, उनके अटेंडेंस लिखना शुरू कर दूँ, तो ये काम भी हो सकता है। उसके अंदर भी डाटा को सेव करना पॉसिबल है। लेकिन मसला ये है कि ये एक फ्लैट फाइल है, वर्ड की फाइल, इसके अंदर डाटा सेव तो हो जाएगा, लेकिन कल को जब मैंने डाटा को चेंज करना है, ऐड करना है, सर्च करना है, तो फिर मुझे बड़ी मसला मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ये तब तो पॉसिबल है जब चंद रिकॉर्ड्स हों, लेकिन अगर मिलियंस में ये रिकॉर्ड्स हों तो फिर मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। डाटा को रिट्रीव करना, सर्च करना, प्रोसेस करना, ये सारे काम मुश्किल हो जाएंगे। यही काम अगर मैं डाटाबेस में कर लूँ तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। शुरू में मुझे थोड़ी सी टेंशन होगी, टेंशन इस सेंस में कि मुझे डाटाबेस को डिफाइन करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा, डाटा उसके अंदर डालना पड़ेगा, फिर मैं आसानी से उसको प्रोसेस या मैनिपुलेट कर पाऊंगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एफर्ट एक दफ़ा मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन ये वन टाइम एफर्ट है। जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने डाटा ज़्यादा तादाद में या लार्ज अमाउंट में सेव करना होता है वो वन टाइम एफर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि उन्होंने बाकायदा डेडिकेटेड डाटाबेस डिज़ाइनर या डेवलपर हायर किए होते हैं और उनको वो एक्स्ट्रा पे करते हैं। ठीक है, यही काम वो किसी वर्ड फाइल के अंदर डाटा सेव करके भी कर सकते हैं। तो जो वो लाखों रुपया सैलरी दे रहे हैं डेवलपर को या डाटाबेस डिज़ाइनर को, वो बचा सकते हैं, लेकिन वो नहीं बचाते। जो आईटी कंपनियां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बावजूद खर्चा करना पसंद करती हैं और डाटाबेस डिज़ाइनर, डेवलपर हायर करती हैं, उनको पैसे देती हैं ताकि डाटाबेस बन जाए। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये वन टाइम एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसका सारी उम्र फिर फ़ायदा होना है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे नादरा वालों ने एक दफ़ा डाटाबेस डेवलप करवा लिया, अब जनाब सारी उम्र वो आराम से काम करते हैं। जब भी हम CNIC बनवाने या उसको एक्सटेंड करवाने जाते हैं एक्सपायर्ड को, तो वो बड़े आराम से 2-4 मिनट में हमारा काम हो जाता है। वो जस्ट हमारा CNIC एंटर करते हैं और हमारा तमाम डाटा सामने रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन यही काम अगर वो सारा डाटा उन्होंने वर्ड की फाइल के अंदर या इस तरह की फ्लैट फाइल के अंदर डाला हो तो फिर ये सारे काम पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि हम जब भी CNIC बनाने जाते हैं तो जैसे ही हमारे CNIC वो एंटर करते हैं नादा की डाटाबेस के अंदर, तो हमारे पूरा फैमिली ट्री वहाँ पे नज़र आ जाता है। हमारे फादर, ग्रैंडफादर और अगर हमारे बच्चे हैं, बहन भाई हैं, तो उनका तमाम का ट्री या उनका रिलेशनशिप वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। कि तभी पॉसिबल है कि अगर उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से डाटा को स्टोर किया हो। ठीक है, ये जो स्लाइड है सामने, इसमें फाइल सिस्टम जो एक ट्रेडिशनल एक आम फाइल है उसका स्टोरेज कैसे होती है और डाटाबेस के अंदर कैसे होती है, उन दोनों का डिफरेंस शो किया गया है और उसमें फ़र्क बताया गया है कि उसमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इश्यूज इन फाइलिंग सिस्टम। अब ये फाइल सिस्टम हम यूज़ क्यों नहीं करते?
क्यों नहीं, मिसाल के तौर पे मैं डाटा डाटाबेस की बजाय एक वर्ड की फाइल या इस तरह की किसी फाइल के अंदर क्यों नहीं सेव कर लेता। ये काम भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें मसले हैं जो अभी मैंने प्रॉब्लम बताई। फॉर एग्जाम्पल द करंट स्टेट ऑफ द टेक्स्ट, कि मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त करंटली किस रिकॉर्ड पे हूँ, मेरा जो कंट्रोल है कहाँ पे है। मिसाल के तौर पे मैं 300 कस्टमर्स का डाटा ऐड कर चुका हूँ जो मेरी शॉप पे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने अगर नया को रिकॉर्ड एंटर करना हो तो मुझे एक दफ़ा देखना पड़ेगा फॉर एग्जांपल कितने रिकॉर्ड पहले एंटर हो चुके हैं और मैंने कितने में का नया ऐड करना है, मुझे वो ज़रा काउंट करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू ऐड सम अदर रोज, नई रोज ऐड करनी है तो फिर मसला होगा, कोई रो डिलीट करनी है तो फिर भी खिचड़ी बन जाएगी, कोई मैंने डाटे को अपडेट करना तो मुझे ढूंढने में पहले तो 10 मिनट लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल जी मैंने कोई चीज़ सेल कर दी, कोई कस्टमर आया मेरी शॉप पे ई कॉमर्स सिस्टम पे, वो जनाब को 10 प्रोडक्ट्स लेके चला गया। अब वो उसको याद है कि यार 10 नहीं, मुझे तो फॉर एग्जांपल 3 चाहिए थी, बाकी मैंने 7 रिटर्न करनी है। जब रिटर्न करने आएगा तो मेरा अगर डाटा तमाम वर्ड या ऐसी किसी फाइल के अंदर सेव है तो फिर तो मुझे खपना पड़ जाएगा। मैं जनाब वो उसको उसकी चीज़ें पहले तो लोकेट करना कि जनाब कौन सा कस्टमर था, इसने कब चीज़ें खरीदी, कौन सी खरीदी थी, कौन सी इसकी रखनी है, कौन सी वापस करनी है, तो ये काम फाइल सिस्टम के साथ पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। ये एक सिंपल सी एक्सेल की शीट है, इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी सारा डाटा नज़र आ रहा है जिसमें कुछ कॉलम्स हैं और कुछ रोज हैं, ठीक है जी। रेड कलर जो ऊपर टॉप से ABCD हमें पता है कि ये आमतौर पे कॉलम्स हम इसको कंसिडर करते हैं, और लेफ्ट साइड से जो चीज़ें हैं 81 समथिंग इस तरह 82 83 लिखा हुआ है, ये हमारी रोज हैं, ठीक है। ये इस तरीके से डाटा आमतौर पे हम सेव करते हैं किसी भी फ्लैट फाइल के अंदर। ये एक्सेल अगर हम ले लें तो ये एक्सेल भी एक सिंपल डाटाबेस है। अब अगर इस तरह हम डाटा सेव करें बगैर डाटाबेस के, यानी कि ये डाटाबेस नहीं है, अगर हम डाटाबेस के अलावा किसी फॉर्मेट के अंदर डाटा सेव करते हैं तो फिर मसले क्या आते हैं। सबसे पहला मसला आता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं डुप्लीकेशन, एक ही डाटा को बार बार सेव अगर हम कर लें, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट एट मल्टीपल लोकेशंस। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट एडमिट होता है और एडमिट होने के बाद वो जनाब कभी वो रजिस्टर होगा किसी सेमेस्टर के अंदर, कभी वो फ्रीज करेगा अपना सेमेस्टर, कभी अनफ्रीज करेगा, कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, कभी किसी सोसाइटी का पार्ट बनेगा, ठीक है, कभी फीस जमा कराएगा, तो बहुत सारे वो इवेंट से गुजरेगा। तो अगर मैंने उसका रिकॉर्ड रखना है तो फ्लैट फाइल की सूरत में, इस तरह की फाइल की सूरत में मुझे हर दफ़ा उसका डाटा साथ में सेव करना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 15 मोहम्मद खालिद उसका नाम है, उसने आप फलां तारीख को फीस जमा कराई। अब अगर वो रजिस्टर हो रहा है तो मुझे दोबारा फिर लिखना पड़ेगा रोल नंबर 15 मोहम्मद खालिद उसने फलां कोर्स रजिस्टर किया, ठीक है जी। फिर लिखना पड़ेगा एक कोर्स हो गया, फिर रोल नंबर 15 मोहम्मद खालिद उसने दूसरा कोर्स रजिस्टर किया, फिर जनाब उसने फीस जमा कराई है तो मुझे बताना पड़ेगा मोहम्मद खालिद ने कब कब कितनी फीसें जमा कराई, कौन सी इंस्टॉलमेंट हुई, कब उसको फाइन हुआ। फिर अगर उसने सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया तो मुझे दोबारा फिर एंट्री लिखनी पड़ेगी कि रोल नंबर 15 मोहम्मद खालिद उस फलां सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तब कब उसने फ्रीज किया, कब उसने अनफ्रीज किया। हर दफ़ा मुझे बार बार ये चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि रोल नंबर 15 मोहम्मद खालिद है जिसने ये काम किया। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब भी मैं आपका डाटा प्रोसेस कर रहा हूँ तो मुझे बार बार आपका रोल नंबर, आपका नाम मुझे डिफाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि मोहम्मद खालिद से सिर्फ गुजारा नहीं होगा मेरा। मोहम्मद खालिद तो बहुत सारे होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए मुझे उसका साथ में रोल नंबर भी लिखना पड़ रहा है, तो डाटा रिपीट हो रहा है। यही चीज़ जो है ये रिडंडेंसी कहलाती है, रेपिटेशन कहलाती है, डाटा डुप्लीकेट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो डाटाबेस या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या CS का उसूल ये है कि जब भी आप डाटा स्टोर करें, डाटा एक ही दफ़ा स्टोर होना चाहिए, बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। बार बार रिपीट होने का मतलब ये है कि एक फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा मैंने लिखा मोहम्मद खालिद, तो मोहम्मद खालिद की एक दफ़ा स्पेलिंग में कुछ और लिख लूँगा, अगली दफ़ा मुझसे मिस टाइप हो जाएंगे, कुछ और लिख लूँगा, ठीक है। समटाइम हम मोहम्मद MU से भी लिखते हैं और MO से भी मोहम्मद लिखते हैं, ठीक है। खालिद KHALID भी लिखा जाता है, LED भी लिखा जाता है। तो जब मैं बार बार डाटा एंटर करूंगा तो डाटे के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है, वेरिएशन आ जाएगी। ये CS का असूलों के खिलाफ है डाटाबेस के। दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगा, इनकंसिस्टेंसी, जो अभी मैंने बताया कि कभी मैं जनाब मोहम्मद MUH से लिखूंगा, कभी MOH से लिखूंगा, कभी टाइपिंग की मिस्टेक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है ये इनकंसिस्टेंसी कहलाएगी कि डाटा कंसिस्टेंट नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। एक ही बच्चे का डाटा है
लेकिन समटाइम उसके नाम के स्पेलिंग कुछ और आ रहे हैं, कहीं पे कुछ और आ रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम आती है डाटा आइसोलेशन एंड डाटा मैपिंग की, क्योंकि डाटा को हमने लिंक करना होता है एक दूसरे के साथ। एक ही रोल नंबर 15 मोहम्मद खालिद है, उसी ने फ्रीज भी कराया होगा, अनफ्रीज भी कराया होगा, कोर्स से रजिस्टर भी कराए होंगे, उसने फीस भी जमा कराई होगी, उसने जनाब सोसाइटी में पार्टिसिपेट भी किया होगा, तो तमाम डाटा आपस में लिंक होना चाहिए। जबकि फ्लैट फाइल की सूरत में, एक्सेल वगैरह की सूरत में वो लिंकिंग या मैपिंग जिसको हम कहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मिसाल के तौर पे मुझसे मोहम्मद खालिद के स्पेलिंग एक दफ़ा लिखने में गलत हो गए, जैसे आपको पता है कि समटाइम एडमिशन के टाइम पे आपके स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, तो अगर तो मैंने 60 जगह पे आपका नाम, आपका रेफरेंस यूज़ किया हुआ है, तो अगर मुझे करेक्शन करनी पड़ जाए तो मुझे वो 60 जगह पे जाके करनी पड़ेगी फिर। जबकि डाटाबेस के अंदर ये काम नहीं है। डाटाबेस में आपने एक ही दफ़ा अपना डाटा डिफाइन करना होता है और उसको बार बार फिर आप रेफर कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं। अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो एक ही जगह चेंज करते हैं, बार बार हर जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दफ़ा कर देंगे तो अगर आपने 60 जगह उसका रेफरेंस यूज़ किया तो 60 जगह पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ये डाटाबेस की खूबी है। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम चौथा प्रॉब्लम आता है जी डाटा के साथ, जिसकी वजह से हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एज मस्ट बी अंडर 60, मैंने कोई इवेंट कराना है और इवेंट कराने के लिए मैं कहता हूँ इसमें सिर्फ बच्चे वो एडमिट हो सकते हैं या वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका CGPA फॉर एग्जांपल 3 से ऊपर है। ठीक है, तो ये फ्लैट फाइल की सूरत में अगर मैं डाटा में एंटर करूँ वर्ड की फाइल में, तो वर्ड की फाइल में अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका GPA या CGPA 3 से नीचे है, उसका डाटा भी वर्ड अलाउ कर देगा। ठीक है, अब वर्ड की फाइल के अंदर टाइप करें, आगे मिसाल के तौर पर लिखें रोल नंबर 15 मोहम्मद खालिद, आगे उसका GPA लिखें जी 2.5, तो वर्ड की फाइल उसको सेव कर देगी। एक बच्चा और आता है जनाब रोल नंबर 16 अली, उसका रोल नंबर है जी फॉर एग्जांपल 3.5, 2.5 भी जाए, उसको आप सेव करेंगे वो भी कर लेगा। यानी कि वर्ड उसके अंदर आप कोई भी डाटा सेव करें लिख के, उस पर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते या लगा सकते कि जनाब इसमें सिर्फ ये लिमिटेड डाटा एंटर हो सके, बाकी ना हो सके। ये काम सिंपल फाइल सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये काम डाटाबेस के अंदर पॉसिबल है। आपको पता होगा कि जब भी आप साइन अप करते हैं या कहीं रजिस्टर करते हैं, अपने आप को लॉगिन वगैरह करते हैं, तो फॉरेन सिस्टम आपका डाटा सेव करने से पहले या उसको अपडेट करने से पहले चेक कर लेता है। अगर कहीं प्रॉब्लम है आपको फॉरन एरर दे देता है। अगर मेरा फ्रंट एंड बना हुआ है तो फ्रंट एंड के अंदर मिसाल के तौर पर मैं आपकी एज पूछता हूँ या जेंडर पूछता हूँ, तो अगर आपने मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो डाटा एंटर नहीं किया तो सेव जैसे ही बटन दबाएंगे फॉरन एरर मैसेज आ जाएगा और मेरा सिस्टम आपको डाटा सेव ही नहीं करने देगा जब तक आप मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा एंटर नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखी हुई है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि जो भी मेरे सिस्टम में एंटर होगा उसकी एज फॉर एग्जांपल 60 साल से नीचे होनी चाहिए, तो जैसे ही आप 70 या 61 लिख के एंटर करने की कोशिश करेंगे या सेव करने की कोशिश करें, सिस्टम मेरा फॉरन एरर दे देगा और आपको ये रिकॉर्ड सेव नहीं करने देगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो ना होने के बराबर है। एटॉमिसिटी पांचवा इशू आता है डाटा के अंदर जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर ट्रांसफरिंग सम अमाउंट टू अनदर अकाउंट एंड देयर इज अ पावर आउटेज, व्हाट विल हैपन। इशू ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने हैं दूसरे अकाउंट के अंदर, ठीक है जी, मैंने ट्रांसफर कर दिए, इधर से ट्रांसफर हो गए, डिडक्ट हो गए, लेकिन दरमियान में कोई नेटवर्क का कोई किसी भी किस्म का कोई इशू आ गया सिस्टम का और अगली जो दूसरा अकाउंट है उसमें ट्रांसफर ना हुए, तो फिर क्या होगा? मेरी इस तरफ से कट गए लेकिन अगले अकाउंट में पहुंचे नहीं। समटाइम ऐसे इश्यूज आ जाते हैं सिस्टम स्लो होने की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कि समटाइम एक साइड से पैसे कट जाते हैं दूसरी तरफ पहुंचते नहीं है, तो फिर हम ये देखते हैं कि जनाब ये तो प्रॉब्लम आ गई, फिर उसको रोल बैक करना पड़ता है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, या बैंक से हम रब्ता करते हैं कि जनाब मेरे अकाउंट से कट गए हैं, उधर पहुंचे नहीं, या तो उधर ट्रांसफर कर दें या मेरे अकाउंट में वापस भेज दें। जबकि डाटाबेस के अंदर ये काम नहीं होता। डाटाबेस अगर है तो डाटाबेस में हमें पता है कि डाटाबेस जो है वो उसके अंदर सेशंस क्रिएट होते हैं, एक सेशन क्रिएट होगा और जनाब आपका डाटा सक्सेसफुली ट्रांसफर होगा। ठीक है, और अगर कोई एरर आ गया है तो सिस्टम के अंदर वो प्रॉपर लॉजिक मौजूद होती है कि अगर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। ये एटीएम यूज करते हुए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि समटाइम जो सिस्टम है वो किसी वजह से कोई स्लो है या उस पर कोई लोड है तो समटाइम ट्रांजैक्शन हो जाती है, पैसे कट जाते हैं। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि एटीएम से हम जब पैसे निकालने लगते हैं तो अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं लेकिन एटीएम से निकलते कोई नहीं और उसकी स्लिप भी आ जाती है, लेकिन फिर वो एक आध दिन में या चंद घंटे बाद वो दोबारा हमें मैसेज आता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो रोल बैक हो गई है। ठीक है, यानी कि वो पैसे जो मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गए थे लेकिन निकले नहीं थे वो दोबारा मेरे अकाउंट में आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं।
ये कुछ एडवांटेजेस हैं जी डेटाबेस यूज़ करने के। अभी जो हमने सारी डिस्कशन की है कि आप डाटा को प्रॉपर सिक्योर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, फास्टर एक्सेस होती है उसकी, ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई डाटा सेव है और आपने अचानक कोई मीटिंग करके कोई डिसाइड करना है तो आप फौरन उसकी रिपोर्ट निकाल के तो आप डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मिसाल के तौर पर आजकल अब ये फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हो गया है, तो ये डाटा हमारा अटेंडेंस का सेव होना शुरू हो जाएगा डाटाबेस के अंदर। तो हमारे प्रोडक्टर जो हैं वो कोई डिसीजन लेना चाहें कि मिसाल के तौर पर मैं चेक तो करूं कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनमें बच्चों के अटेंडेंस रेट कितनी जा रही है। अब उन्होंने इस हवाले से कोई डिसीजन करना हो तो अब क्योंकि तमाम डाटा जो है वह हमारा डाटाबेस के अंदर सेव होगा, तो सिंपली एक क्लिक करने से तमाम रिपोर्ट आ जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल कितने बच्चे, कितने % बच्चे ऐसे हैं जिनका मिसाल के तौर पर अगर 8 बजे क्लास थी तो 8:10 तक उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। कितने बच्चे हैं जो 10 मिनट के बाद आए हैं, उनकी परसेंटेज क्या है। तो इसका मतलब है कि डाटा को फौरन एनालाइज करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, उस पर डिसीजन लेना, ये तभी पॉसिबल है अगर आपने डाटा डाटाबेस के अंदर सेव किया हो। कुछ यूजर्स हैं डाटाबेस के कुछ यूजर्स के, इसको यूज कौन करता है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जी, कुछ एंड यूजर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर डाटाबेस के वो हैं जो इसको डिजाइन करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं, इसको मेंटेन रखते हैं, और एंड यूजर वो है जो कि सिंपली बनी हुई डाटाबेस को यूज करते हैं। बिल्कुल जैसे हम स्टूडेंट, टीचर, हम एंड यूजर हैं। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमारे हॉरिजॉन के वो आईटी टीम है जिन्होंने इसको डेवलप किया और कंटिन्यू इसको मेंटेन कर रहे होते हैं बैकएंड पे। डीबीएम सिस्टम डिजाइनर्स, इम्प्लीमेंटर, टूल डेवलपर जो इसको डेवलप करते हैं, ऑपरेटर जो इसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ये बहुत सारे यूज़र इसके हो सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे, बाहर होंगे, ये तमाम इसके यूज़र हैं जी। हमारा एक क्लास खत्म हो गई जी, दूसरी हम स्टार्ट करते हैं जी को 5 मिनट के वक्फे से। दूसरे कि ये क्लासरूम भी डिफरेंट है, मुझे बी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, तो मैं 5 मिनट तक दोबारा आपसे होता हूँ जी, लॉग इन होता हूँ।
जी शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही ना? कोई बता दे काइंडली। जी सर। जी शुक्रिया। दूसरी स्लाइड शुरू करते हैं जी। हमारा दूसरा टॉपिक जो कदरे अब टेक्निकल्स है। शुरू में तो हमने जस्ट कुछ ओवरव्यू देखा है डेटाबेस का, कि डेटाबेस क्या होती है, उसके अंदर किस तरह का डाटा स्टोर होता है, एक डेटाबेस और एक सिंपल फाइल सिस्टम में या एक फ्लैट फाइल में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा। उसके कुछ इश्यूज देखे कि फाइल सिस्टम अगर हम देखें तो उसमें डाटा स्टोर करने का क्या प्रॉब्लम है, और डेटाबेस में अगर डाटा स्टोर करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, उसका मैंने कंपेयर किया। और एंड पे क्विकली मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि इसके यूज़र कौन हो सकते हैं, कि एंड यूज़र इसका कुछ ना कुछ जो फॉर एग्जांपल डाटाबेस है, तो हम आमतौर पे डाटाबेस जो है वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का पार्ट होता है, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नॉर्मली हम किसी ना किसी एंड यूज़र के लिए डेवलप करते हैं। कोई फॉर एग्जाम्पल कोई टूरिस्ट हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई पेशेंट हो सकता है, लेकिन ये सारे जो हैं ये एंड यूज़र कहलाते हैं। जबकि बेसिकली इस डेटाबेस को डिज़ाइन कोई करता है, डेवलप करता है, उसको पॉपुलेट करता है, वो उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स कहलाते हैं। तो ब्रॉडली एंड यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर दो तरह के इसके यूज़र हैं जी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हम देखें हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट, टीचर, एचओडी, डीन्स, ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे इसके एंड यूज़र हैं। जबकि आईटी टीम बैकएंड पे बैठी है, वो हमें नहीं पता कौन लोग हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया, वो ऑब्वियसली इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कि कोई भी इशू आ जाए, इसमें कोई अपग्रेड करनी पड़ जाए, तो वो सारे काम वो आईटी टीम कर रही होती है। अच्छा जी, अब एक छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पे कि हाउ इज़ अ हाउस कंस्ट्रक्टेड। डेली लाइफ में हमने देखा कि घर बनते रहते हैं, हम भी समटाइम इस मरहले से गुजरते हैं कि हमारा घर बना होगा हमारे सामने, या कम से कम डेली लाइफ में हमने कहीं देखा होगा कि घर बन रहा होता है कोई ना कोई। अब घर जो है वो कैसे बनता है, जैसे इसके चंद स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें पता हो कि एक डेटाबेस जब हम डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी सर्टेन स्टेप से गुजर के बनेगी। जैसे घर बन रहा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी विल गिव आवर रिक्वायरमेंट्स टू द आर्किटेक्ट। हम आर्किटेक्ट को बताते हैं कि जनाब ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 या 10 मरले का प्लॉट है, इसके अंदर हम घर बनाना चाह रहे हैं, और हमारी ये रिक्वायरमेंट है इसमें इतने बेडरूम्स हों, इतने टॉयलेट्स हों, ऐसे गराज बने। ठीक है जी, फर्स्ट सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, वो हम ओवरव्यू थोड़ा सा आर्किटेक्ट को देते हैं, और आर्किटेक्ट जो है वो फिर उसको एक मॉडल, एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल के अंदर लेके आता है। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, या वो हाथ से उसका नक्शा बनाए या किसी सॉफ्टवेयर के मदद से बनाए, तो उसका कोई ना कोई 3D मॉडल या जैसे भी है उसका कोई मॉडल हमें डेवलप करके दिखाता है कि जनाब जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमने उसको थ्योरेटिकली बताई होती हैं, वो उसको एक मॉडल के अंदर कन्वर्ट करके हमें देता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है जैसे सॉफ्टवेयर जब हम डेवलप करने लगते हैं तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हम पहले क्लाइंट से लेते हैं। क्लाइंट हमें बताता है कि जनाब ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा हॉस्पिटल है, ये मेरा स्कूल है, तो इसको मैं ऑटोमेट करना चाह रहा हूँ, तो जनाब इसके अंदर ये चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे करता हूँ सारा कुछ। वो हमें सारा कुछ थ्योरेटिकली बताता है। फिर हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो उसके रिक्वायरमेंट्स को लेने के बाद जो रिक्वायरमेंट टीम है फिर उसको डिज़ाइन करके फिर हम उसको देखते हैं या उसको दिखाते हैं प्रोटोटाइप बना के कि जनाब आपने जो हमें रिक्वायरमेंट्स दी थी वो कुछ इस तरह से होंगी डेवलप होने के बाद, ताकि क्लाइंट को शुरू में आइडिया हो जाए कि जो मैंने कहा था वो मेरा सॉफ्टवेयर होगा किस तरह का। तो समटाइम जो है थ्योरेटिकल चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को पिक्चर या ग्राफ की फॉर्मेट में या मॉडल की फॉर्मेट में किसी बंदे को दिखाएं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम समटाइम किसी को कोई रास्ता बता रहे हों कि किसी ने हमसे पूछा कि जनाब मैंने रेलवे स्टेशन जाना है तो मुझे ज़रा गाइड कर दें, तो हम उसको गाइड करना शुरू कर दें, तो एक लंबी स्टोरी हमें सुनानी पड़ेगी कि जहाँ सबसे पहले जी चौक पे जाओ, चौक से मिसाल के तौर पर तुम किसी बस पे बैठो, वो बस इधर जाएगी फलां, अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी अपनी कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल है तो हम कहेंगे जी तीसरे इशारे से राइट हो जाना, फिर आगे जंप आएगा, फिर ये आएगा, फलां बिल्डिंग आएगी। तो करते करते जब हम उसको स्टेशन पे पहुँचाएंगे तो पिछली सारी स्टोरी वॉश हो चुकी होगी।
या मिक्सअप हो जाएगी। लेकिन यही अगर हम उसको मैप दिखा दें, गूगल मैप, तो बड़े आराम से उसको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो पिक्चर से समझ या ग्राफ से या ग्राफिकल या मॉडल से समझ ज़्यादा आती है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होती है। तो फिर उसका मॉडल बनेगा, देन द फाउंडेशंस विल बी ले डाउन, और उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन होगी और फाइनलाइजेशन या फिनिशिंग होगी। ये सर्टेन स्टेप्स हैं जिनसे गुजर के एक प्रोडक्ट बनती है, यानी कि घर एक प्रोडक्ट है तो हम डिफरेंट स्टेप से गुजर के उसको बनाएंगे। तो डेटाबेस भी ऐसे ही होगा। एक डेटाबेस कैसे बनती है, उसके 4 स्टेप्स हैं जी। उसके भी सबसे पहले रिक्वायरमेंट डेफिनेशन एंड एनालिसिस। सबसे पहले जिस सिस्टम की हमने डेटाबेस बनानी है उसकी रिक्वायरमेंट को हम लेंगे, गैदर करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। मिसाल के तौर पे डेटाबेस किस सिस्टम की बननी है, और ये हमने अभी देखा पिछली स्लाइड के अंदर कि जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस हम नॉर्मली किसी रियल वर्ल्ड इवेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बनाते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। कोई फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके सॉफ्टवेयर डेवलप करना, तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ उस डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना है या हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना है, तो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर या एक हॉस्पिटल के अंदर जो जो टास्क होते हैं, जो काम होते हैं और जो लोग वो काम करते हैं, इन तमाम की रिफ्लेक्शन हम डेटाबेस के अंदर रखेंगे। ठीक है जी, ये रिक्वायरमेंट होगी जो कि आमतौर पे हमें क्लाइंट देगा। हम वो रिक्वायरमेंट लेते हैं आईटी कंपनी वाले और फिर उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज़ कंसेप्चुअल डिज़ाइन। जब रिक्वायरमेंट आ जाएं, फाइनल हो जाएं, फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं। कंसेप्चुअल डिज़ाइन यानी कि उसका लॉजिकल डिज़ाइन जो कि हम किसी यूएमएल टूल के मदद से बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे draw.io, ठीक है, क्रिएटली, इस तरह के बहुत सारे फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं, या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल अवेलेबल है जो पेड सॉफ्टवेयर है जो कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। इस तरह के बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर हम उसका कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है जी, जिसको हमको ग्राफिकल डिज़ाइन भी कह सकते हैं। जैसे आपने यूएमएल डायग्राम्स भी शायद पढ़ी हो कहीं पे, यूज़ केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, इस तरह के डायग्राम, ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन होता है सिस्टम का। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन के बाद लॉजिकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन यानी कि इसका लॉजिकल स्कीमा भी इसको हम कहते हैं, वो हम डेवलप करते हैं, यानी कि उस डाटे को टेबुलर फॉर्मेट के अंदर या टेबल्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी डायग्राम को, ये जो हमने पहले कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाया होता है, ये जो राइट पे आपको नज़र आ रहा है, ये हम अभी आज के लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जब ये लॉजिकल डिज़ाइन बन जाए फिर उसको हम फाइनली फिजिकल डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि किसी टूल की मदद से उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे कि ओरेकल है या MySQL है या SQL सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, बहुत सारे डेटाबेस टूल्स अवेलेबल हैं। तो उस डिज़ाइन को, लॉजिकल डिज़ाइन को हम फिर फिजिकल डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। हमारा जो थ्योरेटिकल, हमारा क्योंकि थ्योरी का कोर्स है तो हमारा काम लॉजिकल डिज़ाइन तक है। ठीक है जी, ये फिजिकल डिज़ाइन वाला काम आप लैब के अंदर करेंगे। यहाँ तक हम जो 3 स्टेप्स है ये हम यहाँ पे करेंगे, उसको कंप्लीट हम आपको लॉजिकल डिज़ाइन बनाना देखेंगे, सीखेंगे, और लैब में जो लैब इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको उसी डिज़ाइन को फिर फिजिकल यानी कि किसी टूल की मदद से इम्प्लीमेंट करवा देंगे उसको। अब हम जी फॉर्मली डाटाबेस की डिस्कशन की तरफ आ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डाटाबेस के वो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटिटी क्या होती है जी। एंटिटी is an object that exists. It does not have to do anything. It just has to exist. Entity कोई भी चीज़ है जो हमारे डेली लाइफ के अंदर जो एग्जिस्ट करती है। अब वो एग्जिस्ट क्यों करती है वो अलग कहानी है। बस जो भी चीज़ को एग्जिस्ट करती है उसको हम एंटिटी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे इर्द गिर्द हम देखें तो क्लासरूम के अंदर ही फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लैपटॉप है, कोई कीबोर्ड है, माउस है, डस्टर पड़ा हुआ है, मार्कर पड़ा हुआ है, ये तमाम चीज़ें एंटिटीज़ हैं। और एंटिटी क्यों है? क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, कोई बिल्डिंग है, कुछ भी हो सकता है, और इसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी फर्दर कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या खूबियां होंगी। प्लीज माइक ऑफ कर दें अगर डिस्कशन करनी है तो। हम ये देख रहे हैं कि एंटिटी जो है वो हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ हो सकती है जो एग्जिस्ट करती है और उसकी कोई ना कोई खूबियाँ, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे क्लास में पड़ा हुआ डाइस पे एक मार्कर जिसे हम लिखते हैं, टीचर लिखता है, वो एक एंटिटी है। अब एंटिटी क्यों है कि क्योंकि इसकी फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मिसाल के तौर पे वो मार्कर ब्लैक लिखता है कि ब्लू लिखता है या रेड लिखता है, उसका राइटिंग कलर क्या है, उस मार्कर का साइज़ क्या है, उसका वेट कितना है, वो प्लास्टिक का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है, इरेजेबल है कि परमानेंट है। अब ये सारी उसकी खूबियाँ हैं, उसकी लेंथ कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका बाहर जो उसका फॉर एग्जाम्पल उसका जो उसकी शीट है वो वाइट है, ब्लैक है, उसका कलर क्या है, वो लिखता कैसा है, ये सारी चीज़ें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका मतलब है
एंटिटी ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है और उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जबकि मिसाल के तौर पे अगर मैं देखूं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी एक एंटिटी है, क्योंकि स्टूडेंट की फर्दर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका रोल नंबर, उसका नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, उसका ब्लड ग्रुप, ठीक है जी, इस तरह के फॉर एग्जाम्पल उसके प्रीवियस एफएससी के मार्क्स कितने हैं, उसकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, बहुत सारी चीज़ें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एंटिटी वो चीज़ है जो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। लेकिन अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पे जी एड्रेस या नेम एंटिटी है कि नहीं है, तो क्या ख्याल है? या मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये डिजीज कोई है, किसको आइडिया है? मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये एंटिटी जो है ये सबसे बेसिक एलिमेंट है हमारे डेटाबेस का, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना जरूरी है। जो एंटिटी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आमतौर पे एट्रीब्यूट कहते हैं जी, ठीक है जी। एंटिटी और एट्रीब्यूट जो है किसी भी डेटाबेस की बेस है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एंटिटी मैंने आपको, या मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर दूं एग्जांपल डस्टर की, हम जिससे इरेज करते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ, तो डस्टर की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो लकड़ी का बना हुआ है, वो इरेज करता है, उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, ठीक है, मेड ऑफ व्हाट, वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। या इसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, CS के अंदर या डेटाबेस के अंदर। अब इशू ये है कि किसी भी चीज़ की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर मैंने स्टूडेंट की आपको एग्जांपल दी, स्टूडेंट जो है उसका नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, उसका फॉर एग्जांपल उसका GPA, उसके मार्क्स, उसका टेलीफोन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, उसकी हाइट, उसका वेट, बहुत सारी, उसका फॉर एग्जांपल उसका कलर कंप्लेक्शन क्या है, वो कितनी स्पीड से दौड़ सकता है, वो स्मोकिंग करता नहीं करता, बहुत सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो जब आपका एडमिशन हुआ था तो एडमिशन फॉर्म पे उन्होंने ये सारा डाटा आपसे नहीं लिया था, क्यों भला? किसी को आइडिया है कि एडमिशन फॉर्म पे उन्होंने आपसे आपकी हाइट, आपका वेट, आपका कलर कंप्लेक्शन, कि आप किराए के मकान में रहते हैं कि अपने मकान में रहते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपसे नहीं पूछी होंगी। उसकी क्या रीजन हो सकती है? इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन सर। हाँ, वो इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट क्यों है? मिसाल के तौर पर वो आपकी खूबियां तो हैं, वो क्यों नहीं पूछी? उनका कोई लेना देना नहीं है हमारे स्टडीज से। हाँ, इसलिए कि एडमिशन वालों का इस यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वो डाटा रिक्वायर्ड नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं उनको, ठीक है। उन्हें आपको अगर एडमिशन देना पढ़ाना है तो उसमें आपकी हाइट मैटर नहीं करती, आपका वेट मैटर नहीं करता, आप स्मोकिंग करते नहीं करते ये मैटर नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि जो कोई भी कैरेक्टर, किसी भी एंटिटी की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो उस सिस्टम के या उस एंटिटी के एट्रीब्यूट कहलाते हैं, ठीक है जी। किसी भी एंटिटी के बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, लेकिन किसी भी सिस्टम के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होती हैं वो उसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं, और हम डेटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट का वर्ड यूज करेंगे, ठीक हो गया जी। अब अगर आपके वो कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी हाइट, वेट, आपका ये सारी चीजें जो हैं, ये अगर यूज नहीं हुई तो ये कहीं यूज हुई हैं आज तक किसी सिस्टम में? सर किस सिस्टम में? मेडिकल। मेडिकल कौन सा सिस्टम फॉर एग्जांपल? आदमी के टेस्ट में यूज होती है। इसका मतलब है डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम। एंड पॉसिबल अगर आप किसी और सिस्टम के पार्ट बने या उस सिस्टम के लिए अपना डाटा दें तो उस सिस्टम में आपका GPA रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है, या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ना हो, बल्कि आपकी हाइट और आपका वेट या आपके कलर कंप्लेक्शन रिक्वायर्ड हो। मिसाल के तौर पे कोई मॉडलिंग का या फैशन का या डिजाइनिंग का ऐसा कोई एप्लीकेशन जिसके लिए आपने मॉडलिंग करनी है, तो वहाँ उनको इससे चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि फॉर एग्जाम्पल आपने FSC की हुई है या आपने MSc की हुई है। उनकी रिक्वायरमेंट ये होगी फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट अच्छी हो जी, आपका कलर कंप्लेक्शन अच्छा हो, तो ये चीज़ों पे फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपका ये वाला डाटा लेंगे। तो अगर इस तरह का कोई फैशन इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, वो उस सिस्टम के एट्रीब्यूट कहलाएंगे, ठीक है जी। अब ये जो एट्रीब्यूट हैं आपके, ये स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब ऐसा एट्रीब्यूट आपका या ऐसी एंटिटी जो कि खुद से एग्जिस्ट करती है। हम ये देखें कि हमारा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसके अंदर बहुत सारी एंटिटी हैं जो कि खुद से एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होंगी जो किसी वजह से या किसी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड कर रही होती हैं कि अगर वो एंटिटी है
तो वो दूसरी एंटिटी है, अदरवाइज नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एन एंटिटी इज स्ट्रॉन्ग इफ इट कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप एज इट हैज अ यूनिक आईडी फॉर ईच स्टूडेंट। एक स्टूडेंट आता है जब बस ठीक है जी स्टूडेंट है, वो किसी वजह से स्टूडेंट बना नहीं है, बस यूनिवर्सिटी में एडमिट हो गया तो बस स्टूडेंट है। वीक एंटिटी क्या है? अ वीक एंटिटी इज अ वीक व्हेन इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी। उसकी एग्जिस्टेंस किसी और एंटिटी की वजह से हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है सेक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट क्लास। सेक्शन एक एंटिटी है जो कि तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक क्लास ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे बीएसएससी फर्स्ट सेमेस्टर जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक उसके सेक्शन नहीं बनेंगे। तो सेक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है क्लास के ऊपर कि क्लास बनेगी तो सेक्शन बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होंगी। अगर तो कोई चीज़ खुद से एग्जिस्ट करती है तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, अगर वो किसी पे डिपेंड कर रही है तो फिर वो वीक एंटिटी है। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग और वीक एट्रीब्यूट भी होंगे कि खुद से मेरी कोई करेक्टरिस्टिक्स है। एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी, एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। अभी मैंने बताया कि एट्रीब्यूट जो हैं वो किसी भी एंटिटी के प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। जैसे स्टूडेंट है, उसका स्टूडेंट एंटिटी है, उसका नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, ये उसकी सारे एट्रीब्यूट हैं। एन एंटिटी मे कंटेन एनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। किसी भी एंटिटी के कितने भी कोई एट्रीब्यूट हो सकते हैं। स्टूडेंट के अपने एट्रीब्यूट होंगे, टीचर के अपने होंगे, उनका नाम डिफरेंट हो सकता है, उनकी तादाद डिफरेंट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि एंटिटी क्या है। वन ऑफ द एट्रीब्यूट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी की। अब ये जो किसी भी एंटिटी के एट्रीब्यूट हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट जो है उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है जी, वो आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की नॉर्मली हर एक एंटिटी का कोई ना कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो उसको बाकी एंटिटीज से डिस्टिंग्विश करता है। जैसे मिसाल के तौर पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे या हज़ारों पढ़ रहे होंगे, लेकिन हर स्टूडेंट का मिसाल के तौर पे नाम डिफरेंट हो सकता है, शक्ल या हाइट या वेट या फादर नेम या एड्रेस सेम हो सकता है, लेकिन कम से कम कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक सब में ऐसी ज़रूर होगी जो कि सब में डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका CNIC या आपका टेलीफोन नंबर या आपका पासपोर्ट नंबर या आपका रोल नंबर। ठीक है जी, ये ऐसा होगा जो हर स्टूडेंट का यूनिक है। तो ये जो एक यूनिक आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट है, ये हम इसको प्राइमरी की कहते हैं। ये स्टूडेंट है, हम इसको रिफ्लेक्ट कैसे कहते हैं एंटिटी और एट्रीब्यूट को? एंटिटी को हम इस रेक्टेंगल फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है जी, और इसके साथ जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट हैं उनको हम इस लाइन खींच के एक ओवल शेप के अंदर उसका एट्रीब्यूट लिखते हैं। अब जितने भी एट्रीब्यूट होंगे इस तरह की से एंटिटी से हम लाइनें खींचते जाएंगे और एक ओवल शेप के अंदर उसका नाम लिखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखूँगा रोल नंबर, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, वटेवर जो भी है, जितने भी एट्रीब्यूट हैं उतनी मैं लाइनें खींच के ये ओवल शेप के अंदर उसे एट्रीब्यूट उसके साथ अटैच करता जाऊँगा। स्टूडेंट है तो ये हो गया। इसके अलावा मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अगर मैं डेवलप कर रहा हूँ तो एक टीचर भी एंटिटी होगा। इसी तरीके से मैं एक और रेक्टेंगल बनाऊंगा इस साइड पे। ठीक है जी, रेक्टेंगल के अंदर टीचर लिखूंगा और टीचर के जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो यहाँ पे मेंशन करूंगा। ठीक है जी, कि फॉर एग्जांपल जी वो डेट ऑफ उसकी बर्थ क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, वो तमाम चीज़ें उसके साथ लिंक करना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी, तो इस सिस्टम के अंदर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जितनी भी एंटिटीज़ हैं उसको इसी तरीके से जिस तरह ये ग्राफ बना हुआ है, हर एक का सेपरेट छोटे छोटे ग्राफ बनते जाएंगे। ठीक है, और ये सारे ग्राफ जब बन जाएंगे तो फिर मैं इन एंटिटीज़ को आपस में लिंक करूँगा। कि मिसाल के तौर पर लिंक करने का मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट और टीचर का आपस में कोई रिलेशनशिप है, कोई ताल्लुक है, तो मैं स्टूडेंट की से लाइन खींच के और टीचर के साथ उसको लिंक कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि ये दो एंटिटीज़ हैं जो आपस में डाटा शेयर करेंगी। ठीक है जी, या इनका आपस में सिस्टम के अंदर कोई लिंक है। और हमें पता है कि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप ये है कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, ठीक है, या स्टूडेंट किसी कोर्स में रजिस्टर होता है और उस कोर्स को कोई टीचर ही टीच कर रहा होता है। ये कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली को दो एंटिटी का आपस में रिलेशनशिप हम शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर कैन हैव एट्रीब्यूट्स सच एज नेम, ईमेल एंड एड्रेस। कस्टमर एक एंटिटी है, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे, उसका नाम, उसका ईमेल, उसका एड्रेस, बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स, जिसको हम इस फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे। एंटिटी सेट,
An entity set is a collection or set of all entities of a particular entity type at any point in time. The type of all the entities should be the same. अब जितनी भी एंटिटीज किसी भी सिस्टम की हम एक जगह अगर लिख दें, एंटिटी 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, टीचर, HOD, फॉर एग्जाम्पल कोर्स, वट जो भी एंटिटीज हैं वो जितनी भी हम एक जगह पे लिख दें तो वो एंटिटी सेट कहलाएगा। और एंटिटी सेट जो है उसकी जितनी भी एंटिटीज हैं वो आपस में रेलेवेंट होनी चाहिए, उनका ताल्लुक होगा को आपस में। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट एंटिटी, टीचर एंटिटी, कोर्स एंटिटी, डिपार्टमेंट एंटिटी, ठीक है जी, इस तरह को 5-6 लिखूँ और दरमियान में एक लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एंटिटी। तो डॉक्टर एंटिटी जो है उसका बाकी जो एंटिटी सेट है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि डॉक्टर जो है एक हेल्थ केयर सिस्टम के साथ तो रेलेवेंट हो सकता है, एजुकेशनल सिस्टम के साथ उसका फॉर एग्जाम्पल रेलेवेंस नहीं बनती, ठीक है। अब आप कहें जी समटाइम किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई क्लिनिक या कोई फर्स्ट एड का सेंटर, जैसे यहाँ पे भी है, एक डॉक्टर बैठा होता है, तो वो जनाब उसका सिस्टम का पार्ट तो हो गया, ठीक है। लेकिन मतलब यह है कि अगर हम मिसाल के तौर पे इस यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर से उस डॉक्टर की एंटिटी को निकाल दें तो क्या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम रुक जाएगा? ये काम नहीं करेगा या उसके काम पे इफेक्ट होगा? अगर मिसाल के तौर पे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर ना अवेलेबल हो तो क्या यूनिवर्सिटी नहीं चलती? बिल्कुल चलती है। तो इसका मतलब है कि वो एक वीक एंटिटी है जिसके होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बैठता है तो जनाब अच्छी बात है, नहीं बैठता तो कोई इशू नहीं है, फिर भी यूनिवर्सिटी का काम चलेगा, फिर भी आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ERD एंटिटी रिलेशन डायग्राम, जो हमारा असल टॉपिक है आज का। अभी तो हमने बेसिक्स देखी हैं कि एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एंटिटी हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है और उसके एट्रीब्यूट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है जी। और उसकी एग्जांपल हमने ये देखी कि ये एक एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट हमने रिफ्लेक्ट की है। जब हम इस किसी भी सिस्टम के तमाम एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट रिफ्लेक्ट कर देंगे एक जगह पे, उनको आपस में लिंक भी कर देंगे, तो वो चीज़ ERD कहलाएगी, एंटिटी रिलेशन डायग्राम, ठीक है जी। इन एन एंटिटी रिलेशन मॉडल या ERD एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड इन एन एलिप्टिकल शेप, जो ओवल शेप या एलिप्टिकल शेप मैं आपको कह रहा हूँ उसके अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी, ये बेसिकली किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ERD डायग्राम, जैसे अभी ये छोटी सी एग्जांपल है, ये एक छोटी सी सिंपलेस्ट ERD है। इस ERD के अंदर अगर आप देखें तो स्टूडेंट एक एंटिटी, उसके 2 एट्रीब्यूट, और एक कोर्स दूसरी एंटिटी है और उसके भी 2 एट्रीब्यूट लिखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनको आपस में लिंक कर दिया है एक डायमंड शेप के थ्रू। ये डायमंड शेप के अंदर कुछ लिखा हुआ है, स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स। अब 2 एंटिटीज जो हैं स्टूडेंट और कोर्स, ये आपस में इनका कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, तभी ये एक सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। स्टूडेंट और कोर्स का रिलेशनशिप क्या है कि स्टूडेंट जो है वो कोर्स को एनरोल करता है। जब हम 2 एंटिटीज को आपस में लिंक करेंगे तो उनका लिंक या रिलेशनशिप डायमंड शेप के अंदर मेंशन करेंगे, और इसको हम हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे पूरी लाइन, स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स। अब ये बात पूरी हो गई, ठीक है। आप भी जब 2 एंटिटीज का नाम और दरमियान में कोई रिलेशनशिप लिखें तो आप उसको लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम पढ़ के देखेंगे, ठीक है। अगर वो बात मुकम्मल हो रही है, सेंस बन रही है, तो फिर इसका मतलब आपने सही एंटिटी और उसका रिलेशनशिप डिफाइन किया है, ठीक है जी। अब ये सिंबल्स हैं टोटल, एंटिटी के लिए रेक्टेंगल, एट्रीब्यूट के लिए ओवल या एलिप्टिकल शेप, और जो दरमियान में रिलेशनशिप है उसके लिए डायमंड शेप, ठीक है। अब इसमें कहीं पे डबल लाइन है, कहीं पे सिंगल लाइन है, ये अभी हम इसको डिफाइन करते हैं कि इसका पर्पस क्या है। अच्छा जी, इसके सिंबल उसने लिखा है सिंबल्स यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये जो सिंपल सिंगल लाइन है किसी भी एंटिटी के इर्द गिर्द, ये जाहिर करती है कि ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, यानी कि खुद से एग्जिस्ट करती है। अगर कोर्स के गिर्द भी सिंगल लाइन है तो इसका मतलब कोर्स भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, खुद से एग्जिस्ट करती है। अ सिंगल रेक्टेंगल इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। अ डायमंड सिंबल इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 स्ट्रॉन्ग एंटिटीज, ठीक है जी। 2 एंटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम डायमंड से शो करते हैं। एक और एग्जांपल ERD की, ये छोटी सी ERD है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो डायमंड शेप है उसके गिर्द भी डबल लाइन आ गई है, और जो एंटिटी है उसके गिर्द भी डबल लाइन आ गई है, और सिंगल लाइन वाली एंटिटी भी है। अ डबल रेक्टेंगल इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ वीक एंटिटी।
अगर कोई एंटिटी वीक है, वो किसी वजह से एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम डबल लाइन से जाहिर करेंगे। स्ट्रॉन्ग खुद से एग्जिस्ट करती है तो सिंगल लाइन से होगी। अ डबल डायमंड सिंबल इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी। अगर एक तरफ वीक है, दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो उसके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो भी डबल लाइन वाला होगा। जबकि इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो दोनों तरफ अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं, तो उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी सिंगल लाइन वाला है, यानी कि वो भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। किसी एक तरफ भी वीक एंटिटी आ गई तो फिर जो रिलेशनशिप है दरमियान में वो भी डबल लाइन से जाहिर करेंगे। A double line is used for representing the connection of the weak entity set with the relationship set। जो डबल लाइन है ये वाली, ये शो करता है कि जनाब आपका रिलेशनशिप जो है वो एक वीक एंटिटी का वीक रिलेशनशिप के साथ है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग के साथ है वो सिंगल लाइन है। इसका मतलब डबल लाइन जहाँ पे भी आ रही है, चाहे वो में लिंक लाइन पे हो, डायमंड पे हो या एंटिटी पे हो, तो इसका मतलब है कि ये उस चीज़ को वीक या उसको डिपेंडेंट शो कर रही है, इंडिपेंडेंट या स्ट्रॉन्ग नहीं शो कर रही। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है बिल्डिंग और आगे अपार्टमेंट, ठीक है। अब अपार्टमेंट वीक एंटिटी क्यों है या बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्यों है कि बिल्डिंग खुद एग्जिस्ट करती है। कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है जी, है, ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ए बिल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। अब उसके अंदर अपार्टमेंट, हम डिपार्टमेंट कह लें, चलो ठीक है जी, डिपार्टमेंट जो है वो डेफिनेटली किसी ना किसी बिल्डिंग के अंदर एग्जिस्ट करेगा। मिसाल के तौर पर ऐसी डिपार्टमेंट, ठीक है जी, एक बिल्डिंग बनेगी तो ऐसी डिपार्टमेंट उसके अंदर बनेगा ना। इसका मतलब डिपार्टमेंट जो है या अपार्टमेंट वो डिपेंड करता है बिल्डिंग पे। बिल्डिंग बनेगी तो अपार्टमेंट या डिपार्टमेंट बनेगा। इसका मतलब है कि दोनों इस पर डिपेंड कर रहे हैं, जबकि बिल्डिंग खुद से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ किसी पे डिपेंड कर रही हो कि अगर वो होगी तो वो होगी, तो फिर वो वीक कहलाएगी। ये भी इसी तरीके से एग्जांपल है जी उसकी। एक और एग्जांपल जिसमें कस्टमर और लोन की एग्जांपल दी गई है। कस्टमर बोरोज अ लोन या कस्टमर गेट्स लोन, ठीक है जी। इसको हम इस तरीके से लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे कि दो एंटिटीज हैं, कस्टमर और लोन, उनके अपने अपने एट्रीब्यूट हैं और ये आपस में कोई ना कोई लिंक कर रही हैं। कैसे? कस्टमर और लोन का ताल्लुक क्या है? बोरो करने का, कि कस्टमर लोन लेता है, ठीक है। अब एक कस्टमर जो है, अब लोन जो है मिसाल के तौर पे ये वीक एंटिटी क्यों है? क्योंकि कस्टमर होगा तो लोन लेगा या लोन इशू होगा। अगर कोई कस्टमर ही नहीं है किसी कंपनी के अंदर तो लोन डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बंदा किसी कंपनी में आएगा, कस्टमर आएगा तो लोन लेगा ना। ये कस्टमर ही नहीं आ रहा, ये कस्टमर है ही कोई नहीं, रजिस्टर्ड ही कोई नहीं है, तो लोन कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब लोन जो है वो कस्टमर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से क्योंकि एक वीक एंटिटी आ गई तो वीक एंटिटी को जब हम शो करेंगे, उसका लिंक बनाएंगे, तो वो डेफिनेटली उसका रिलेशनशिप भी फिर वीक ही होगा। इसका मतलब कोई भी कस्टमर बोरो कर भी सकता है लोन और नहीं भी कर सकता। इसका मतलब इसके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये जो अभी हमने एट्रीब्यूट्स डिफरेंट डिफाइन किए यहाँ पे, जैसे इस स्लाइड में थे, एक स्टूडेंट है उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे मुंह उठा के नहीं कह देता कि कोई भी स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर, उसका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, उसका एज, उसका ब्लड ग्रुप, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका फादर नेम, ये बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन ये एट्रीब्यूट्स जो हैं ये एक ही तरह के नहीं हैं, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। वो टाइप्स जो हैं वो एट्रीब्यूट टाइप्स कहलाती हैं। वो किस तरह की होगी, यानी कि ये एट्रीब्यूट किस किस तरह के होते हैं? सबसे पहले की एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या किसी भी एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट जो हैं वो ये 5 तरह के होते हैं। की एट्रीब्यूट का मतलब जो आपकी यूनिक इन्फॉर्मेशन है, किसी भी एंटिटी की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट। जैसे मतलब आपका स्टूडेंट आईडी, आपका CNIC, आपका पासपोर्ट, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी और की नहीं होती, वो आपकी यूनिक है, ऐसा एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट कहलाएगा। दूसरी टाइप है ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव एट्रीब्यूट को जो कि किसी दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव होता है या कैलकुलेट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एज आपकी डायरेक्टली, मिसाल के तौर पे कोई बंदा आपके सामने खड़ा है तो आप उसकी एज बता देंगे, ठीक है। या कोई बंदा अपनी एज ऐसे बता सकता है कि मेरी एज इतनी है, बगैर किसी डाटे के नहीं बता सकता। कैसे बताएगा एज? जब तक उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगी। तो इसका मतलब है कि एज जो है वो डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करती है। अगर डेट ऑफ बर्थ पता होगी तो एज कैलकुलेट होगी, वरना नहीं हो सकती। एक स्टूडेंट को अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता तो अपनी एज कैसे बता पाएगा?
जब उसको डेट बर्थ पता चलेगी तो फिर एज कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 1990, तो 1990 से अब तक फॉर एग्जांपल जी 25 या 26 साल बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कुछ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट भी होंगे। इसके अलावा सिंपल एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट का मतलब कोई भी एट्रीब्यूट जो आपका है, रोल नंबर, नाम, फादर नेम, वटएवर, जितने भी हैं सारे, इनको हम सिंपल एट्रीब्यूट कह सकते हैं। चौथा है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि एक से ज्यादा वैल्यूज से मिलकर बनता है। मल्टी वैल्यूड और कॉम्पोजिट दोनों ही ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का मजमुआ होते हैं या कलेक्शन होते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क ये है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसा है कि मिसाल के तौर पे इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होंगे अगर आप उसको तोड़ें तो वो जनाब वो एक ही तरह के नजर आएंगे आपको। मिसाल के तौर पे जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है, अब कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आमतौर पे अब किसी भी सिस्टम के अंदर नहीं लिखा होता। कैसे लिखते हैं, उसको तोड़ के लिखते हैं कि मिसाल के तौर पे आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट क्या है, आपका होम कॉन्टैक्ट क्या है, या आपका पेरेंट का कॉन्टैक्ट क्या है, या आपके ऑफिस का कॉन्टैक्ट क्या है। ठीक है जी, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट नंबर को हम तोड़ें तो उसके अंदर जितनी भी चीजें निकलती हैं या जिनसे वो कलेक्शन वो बनती है वो सारे कॉन्टैक्ट नंबर ही होते हैं। ठीक है, यानी कि सिमिलर चीज ही होती है, सारे कॉन्टैक्ट नंबर ही होंगे। लेकिन कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का मजमुआ होगा, लेकिन इसके अंदर जो एट्रीब्यूट होंगे जिनसे मिलकर वो कंपोजिट एट्रीब्यूट बना है वो एट्रीब्यूट डिफरेंट तरह के होंगे। मिसाल के तौर पे एड्रेस आपका एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। अब एड्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर आपका हाउस नंबर, आपका स्ट्रीट नंबर, आपका मोहल्ले का नाम, आपके सिटी का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट या फॉर एग्जाम्पल तहसील का नाम और आपके कंट्री का नाम, ये कोई 5-6 चीजें मिलके आपका एक कंपोजिट एट्रीब्यूट एड्रेस बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंपोजिट एट्रीब्यूट का अगर हम तोड़े तो उसके अंदर डिफरेंट तरह की चीजें निकल रही हैं, उनके नाम डिफरेंट है, उनकी डाटा टाइप भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, या मिसाल के तौर पर एड्रेस के अंदर आपका जिप कोड भी हो सकता है जो कि नंबर पर मुश्तमिल है, आपका स्ट्रीट नंबर है वो नंबर्स हैं, आपका मोहल्ले का नाम है वो अल्फाबेट्स या स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब एड्रेस जो है, सॉरी जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है जिसकी एग्जांपल हमने एड्रेस ली, तो एड्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन वो डिफरेंट तरह की होगी। लेकिन अगर सेम चीजों से कलेक्शन बनी हुई है, ठीक है, तो फिर वो मल्टी वैल्यूड है। ये इसकी एग्जांपल्स के साथ इसको शो किया गया है यहाँ पे डिटेल में कि मल्टी वैल्यूड और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट दोनों ही कलेक्शन होती हैं एट्रीब्यूट्स की, लेकिन उनमें फर्क है थोड़ा सा। कीज एंड इट्स टाइप्स, ये जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, इनको हम कीज भी कहते हैं डाटाबेस की लैंग्वेज के अंदर। कीज का मतलब इसको हम कॉलम भी कहते हैं। अगर आप ये टेबल की एग्जांपल लें जो यहाँ पे नजर आ रही है आपको, तो इसमें रोल नंबर, नेम, एज, CGPA या GPA, ये 4 कॉलम्स हैं। ये 4 कॉलम्स बेसिकली किसी भी स्टूडेंट के 4 एट्रीब्यूट हैं या 4 कीज हैं बेसिकली। एट्रीब्यूट तो हो गए जब हम ये पिछली डिस्कशन सारी कर रहे थे, ये वाली। ठीक है, जब हम डेटाबेस बनाने लग जाएंगे जिसमें हम टेबल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम इन एट्रीब्यूट को कीज कहते हैं फिर टेबल के अंदर। ठीक है, ये जो टेबल है इसको हम टेबल भी कहते हैं और रिलेशन भी कहते हैं, रिलेशन। ठीक है जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लैंग्वेज के अंदर हम इस फॉर्मेट को, ये जो शेप आपको नजर आ रही है, इसको हम रिलेशन कहते हैं जी। A key in DBMS is an attribute or a set of attributes that helps to uniquely identify a tuple or row in a relationship. ये जो टपल और रो जो है ये कीज हैं। ठीक है, जो कॉलम्स हैं इनको हम कीज कहते हैं या एट्रीब्यूट कहते हैं, और जो रोज हैं ये 1, 2, 3, 4 इनको हम रो कहते हैं या रिकॉर्ड कहते हैं या टपल भी कहते हैं। ठीक है जी, ये आपके माइंड में होना चाहिए। जो कॉलम्स हैं ये कीज हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, और जो रोज हैं ये रोज, रिकॉर्ड्स या टपल इनको कहते हैं। अब ये जो कीज हैं, ये वाली रोल नंबर, नेम, एज, CGPA, इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है जी, टाइप्स जब हम इसको टेबल के फॉर्मेट में के अंदर ले आएंगे, जब ये कीज बन जाएंगे, हमारे एट्रीब्यूट कीज बन जाएंगे, तो फिर इन कीज की भी फर्दर टाइप्स हैं। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की और यूनिक की, ये कुछ 7 किस्म की कीज हैं। इनमें से ज्यादातर जो यूज होंगी वो प्राइमरी की और फॉरेन की यूज होगी। ठीक है जी, लेकिन बाकियों का भी आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि उसकी जरूरत पड़ जाती है। अब अगर ये एक टेबल है तो जनाब इसके अंदर कैंडिडेट की क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय रिलेशन हैज 2 एट्रीब्यूट्स। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय
टेबल नहीं कह रहा, एम्प्लॉय रिलेशन कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, ये जो फिगर आपको नजर आ रही है टेबल, ये डेटाबेस की जुबान में हम इसको रिलेशन कहते हैं। और ये मिसाल के तौर पे किसी एम्प्लॉय का ये एक रिलेशन बना हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, एम्प्लॉय रिलेशन, ये जो एम्प्लॉय रिलेशन नीचे दिया हुआ है, हैज़ टू एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय आईडी एंड एनटीएन। इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी या एनटीएन को डिफरेंट फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट होंगे। दैट एक्ट्स एज ए कैंडिडेट की। कैंडिडेट की ऐसी की होती है आपकी जो कि प्राइमरी की बन सकती है, ठीक है, या उसको आप एज ए यूनिक की यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी, रोल नंबर हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, CNIC हो गया, ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे एट्रीब्यूट या आपके ऐसी कीज हैं जिनको आप प्राइमरी की के तौर पे ले सकते हैं। तो वो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की बन सकता है वो कैंडिडेट की कहलाता है। प्राइमरी की क्या होती है? A primary key, also called a primary keyword, is a column in a relation database table that's distinctive for each record. इस टेबल के अंदर या इस रिलेशन के अंदर वो कॉलम जो कि कैंडिडेट भी था और उस कैंडिडेट जो डिफरेंट कैंडिडेट कीज थी उनमें से आपने किसी एक की को सिलेक्ट कर लिया कि यार इस कॉलम के थ्रू मैं तमाम एंटिटीज को डिस्टिंग्विश करूंगा। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉइज बहुत सारे होंगे। अब मिसाल के तौर पे पहले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, और फॉर एग्जांपल UCP के अंदर 10,000 एम्प्लॉय है तो 10,000 रिकॉर्ड होंगे, लेकिन उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर सेम हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है जी, और एम्प्लॉय आईडी हर एक को साइन कर देते हैं, बिल्कुल जैसे आप लोगों को रोल नंबर साइन कर दिया उन्होंने या स्टूडेंट आईडी साइन कर दी। तो चाहे लाखों स्टूडेंट भी हों, हर स्टूडेंट की जो आईडी है वो डिफरेंट होगी, यूनिक होगी, जिससे वो डिस्टिंग्विश हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास अब ऑप्शंस थी कि एक स्टूडेंट मेरे पास हैं, उनका एडमिशन हुआ, उनका रोल नंबर भी मौजूद है, उनका CNIC मौजूद है, उनका पासपोर्ट नंबर मौजूद है, उनका टेलीफोन नंबर है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। तो उनमें से मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये यूनिक की होगी। तो 3-4 जो कैंडिडेट कीज थी, रोल नंबर, पासपोर्ट नंबर, CNIC, उनमें से जिस कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया वो प्राइमरी की कहलाएगा, ठीक है। तो इसी प्राइमरी की के रिकॉर्ड्स के थ्रू मैं तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा एक्सेस करूंगा या उसको प्रोसेस करूंगा। नेक्स्ट है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी रो इन अ टेबल। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास 4 अल्टरनेट कीज थी, आपका रोल नंबर, आपका CNIC, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका टेलीफोन नंबर। उनमें से एक तो रोल नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, वो बन गया प्राइमरी की। जो बाकी 3 रह गए हैं, पासपोर्ट नंबर, CNIC और टेलीफोन नंबर, वो आपके अल्टरनेट कीज कहलाएंगी। कैंडिडेट की में से जो तो सिलेक्ट आपने कर लिया यूनिकनेस के लिए, वो प्राइमरी की बन गई, जो बाकी रह गए हैं वो अल्टरनेट कीज कहलाएंगी। सुपर की, इफ यू ऐड एनी अदर कॉलम एट्रीब्यूट टू अ प्राइमरी की देन इट बिकम्स अ सुपर की। अगर आपने जो भी प्राइमरी की सिलेक्ट की थी उसके साथ एक और कॉलम मिला के उसका कॉम्बिनेशन बना लें तो ये चीज सुपर की कहलाएगी। समटाइम ऐसा होगा कि आपको प्राइमरी की से आपका गुजारा नहीं होगा या उससे यूनिकनेस जाहिर नहीं हो रही होगी किसी एट्रीब्यूट की, तो फिर आपको उस कॉलम के साथ एक और कॉलम मिलाना पड़ेगा, फिर वो चीज़ यूनिक बन जाएगी। अगर आप ये कर रहे हैं कि प्राइमरी की और एक या एक से ज़्यादा कॉलम और मिला के दोनों का कॉम्बिनेशन बना के कॉलम बना लेते हैं, तो फिर ऐसा जो कॉलम बनेगा नया जो की बनेगी वो सुपर की कहलाएगी। कॉम्पोजिट की, कोई भी 2 कॉलम को मिला के आप एक तीसरा कॉलम बना सकते हैं, ठीक है जी। वो प्राइमरी की यानी कि नॉन प्राइमरी की कोई भी नेम, एज, एड्रेस, कोई भी 2-3 कॉलम लेके उसका एक कॉलम बना लें तो वो कॉम्पोजिट की कहलाएगी, ठीक है जी। ये आपको ज़रूरत कहीं पड़ सकती है, जब हम आगे चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप प्राइमरी की और उसके अलावा एक और कॉलम या 2 एक से ज़्यादा कॉलम मिला के एक सिंगल कॉलम डेवलप कर लेते हैं तो वो सुपर की कहलाएगी। लेकिन प्राइमरी की के अलावा अगर आप कोई 2 कॉलम मिला लें या 2 से ज़्यादा कॉलम मिला लें तो वो कॉम्पोजिट की कहलाएंगे। नेक्स्ट है फॉरेन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी की सबसे इंपॉर्टेंट थी और फॉरेन की भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। फॉरेन की क्या है? अ फॉरेन की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन रिलेशन database table that provides a link between data in 2 tables. फॉरेन की समटाइम ऐसा होगा कि हम
अपने डाटे को किसी दूसरे टेबल या रिलेशन के साथ लिंक करना चाहेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं क्या करूं, मैं आपका पर्सनल डाटा एक टेबल के अंदर सेव कर लूं और इसका नाम रख दूं स्टूडेंट पर्सनल इन्फो। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट, फादर नेम, हर चीज़ जितने भी थी पर्सनल डाटा, वो सारा आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टेबल के अंदर सेव कर लिया। अब जब भी मैंने आपको रजिस्टर करना है कोर्स के लिए या जब भी आपकी फीस जमा होगी तो आपका डाटा, फीस का डाटा फीस वाले टेबल में जाएगा, रजिस्ट्रेशन का डाटा रजिस्ट्रेशन वाले टेबल के अंदर जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका डाटा स्पोर्ट्स के टेबल में जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपका रोल नंबर या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे मैं आइडेंटिफाई कर लूँ कि अगर फीस का टेबल ये वाला है तो इसमें 5 लाख फीस जमा कराई है तो किसने कराई है, मुझे साथ में उसका रोल नंबर लिखना पड़ेगा। अब बुनियादी तौर पे मैंने क्या किया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका जो टेबल था वहाँ पे आपका रोल नंबर एक दफ़ा लिख दिया, लेकिन इस रोल नंबर का लिंक मैं इस फीस वाले टेबल के साथ कर दूंगा और यही रोल नंबर की एक की जो है वो मैं उधर भी बना दूंगा फीस वाले टेबल में। ठीक है, जिसमें पता चलता रहे कि जनाब कौन से बच्चे ने कितनी फीस जमा कराई है। तो मैंने जो प्राइमरी जो एक मास्टर टेबल था मेरा, जो एक्चुअल टेबल था, उसका प्राइमरी की वाली एट्रीब्यूट को अगर मैं किसी दूसरे कॉलम के अंदर यूज करूं एज इट इज, तो दूसरे टेबल के अंदर वो कॉलम फॉरेन की कहलाएगा, असल टेबल के अंदर वो प्राइमरी की कहलाएगा। और वही कॉलम अगर मैंने किसी दूसरे टेबल के एज इट इज बना दिया, यूज किया है, तो दूसरे टेबल के अंदर वो कॉलम फॉरेन की कहलाएगा। और इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि फॉरेन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब आप बार बार फीस जमा कराएंगे, आप एक सेमेस्टर में 2-3 दफ़ा फीस भी जमा कराते हैं, हर सेमेस्टर में फीस जमा कराएंगे, तो एन पॉसिबल आप जो आपके 8 सेमेस्टर हैं उनमें आपने फॉर एग्जाम्पल 20 दफ़ा फीस जमा कराई हो। तो जो फीस वाला डाटा है वो हम अलहदा रखेंगे, पर्सनल डाटा अलहदा रखेंगे। जो फीस वाला डाटा है वहाँ पे हम आपका सारी डिटेल नहीं लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर, आपका नाम, उसका आपका एड्रेस वगैरह, ठीक है, वो हर चीज़ नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ रोल नंबर होगा और उस रोल नंबर के अगेंस्ट हम लिखेंगे फलां डेट को आपने कितनी फीस जमा कराई। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये देखना हो कि खालिद ने टोटल आज तक कितने पैसे जमा कराए यूसीपी में, तो इस टेबल में नहीं पता चल सकता क्योंकि फीसों का रिकॉर्ड इधर पड़ा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोल नंबर और आगे किस तारीख को कितने पैसे जमा हुए, फिर रोल नंबर किस तारीख को कितने पैसे जमा हुए। यहाँ पे नाम नहीं शो हो रहा, मुझे नाम चाहिए कि किस बच्चे ने कितने जमा कराए। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका रिलेशनशिप इधर ढूंढना पड़ेगा मास्टर टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है, जहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। मैं यहाँ देखूंगा फॉर एग्जांपल जी आपका रोल नंबर है जी 3 रोल नंबर ने 5 तारीख को 2 लाख जमा कराया, तो मैं 3 तारीख का रिलेशनशिप देखूंगा इधर और उससे आगे लिंक करूंगा कि 3 रोल नंबर का नाम क्या है। तो मुझे फिर इन दोनों टेबलों को लिंक करके फिर पता चल जाएगा कि जनाब 3 रोल नंबर खालिद है, उसने कितने पैसे जमा कराए। तो इसलिए हमें, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमने डाटा बार बार नहीं लिखना, एक ही जगह पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख देनी है और बाकी टेबल्स में हम उसको सिर्फ रेफरेंस करेंगे, लिंक करेंगे। ये हम बाकायदा इसको करके देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। यूनिक की, कोई भी ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यूज यूनिक हैं उसको हम यूनिक की कहते हैं। ठीक है जी, वो आपका कोई CNIC हो सकता है, टेलीफोन नंबर हो सकता है, पासपोर्ट नंबर, वटएवर कुछ भी हो सकता है। ये तमाम जो अभी हमने देखी हैं, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, कॉम्पोजिट की, कैंडिडेट की, उन तमाम की एग्जांपल एक ही स्लाइड के अंदर शो करने की कोशिश की गई है कि कौन सी की कैसे, उसका नाम क्या है। रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन इन ERD, अभी जो हमने ERD देखी ऊपर बनाई थी उसके अंदर हमने देखा था कि 2 एंटिटीज को आपस में रिलेट करते हैं, आप उनको लिंक करते हैं किसी रिलेशनशिप के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट एनरोल्स इन कोर्स, एक स्टूडेंट एंट्री है, एक कोर्स एंट्री है। तो स्टूडेंट और कोर्स का आपस में रिलेशनशिप ये है कि स्टूडेंट कोर्स को एनरोल करता है, ये उनका आपस में रेफरेंस है या लिंक है। ठीक है, अब ये क्या है, रीडेबिलिटी इज लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। या तो हम लेफ्ट टू राइट इस तरह रीड करेंगे इसको ERD को, या टॉप टू बॉटम रीड करेंगे। कभी राइट टू लेफ्ट या बॉटम टू टॉप रीड नहीं करना आपने। ठीक है, ये रूल है। जब भी आप कोई चीज़ बनाएं, आप मुझे कोई चीज़ बना के दिखाएंगे ERD, तो मैं उसको लेफ्ट टू राइट रीड करूंगा और इसकी सेंस बननी चाहिए। ठीक है, ये बात मुकम्मल होनी चाहिए। जैसे लिखा है कोर्स इज टॉट बाई टीचर। ठीक है, अब ये बात मुकम्मल हो रही है, पूरी समझ आ रही है कि कोर्स है, उसको ये टीचर टॉट करता है, तो टीचर का कोर्स के साथ टीचिंग का रिलेशनशिप बनता है।
अब ये जो रिलेशनशिप है दो एंटिटी का, इसका इसके साथ इसकी टाइप्स हैं फर्दर, 3 टाइप्स हैं जी इसकी, 1 to 1, 1 to many और many to many। कि मिसाल के तौर पे कितने स्टूडेंट कितने कोर्स पढ़ सकते हैं? कोई एक स्टूडेंट एक ही कोर्स पढ़ सकता है, या एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्स पढ़ सकता है? एक ही कोर्स को एक ही स्टूडेंट पढ़ेगा, या एक कोर्स को एक से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ सकते हैं? अब ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, वो आप सिस्टम टू सिस्टम ये इंटरप्रिटेशन वेरी कर सकती है। ये जो रिलेशनशिप है ये 1 to many, 1 to 1 या many to many कराते हैं जी। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई है। ये फॉर एग्जांपल 1 to 1 दो एंटिटी का रिलेशनशिप किस तरह का होता है? जैसे यहाँ पे है डिपार्टमेंट अटैच्ड टू फैकल्टी। अब एक डिपार्टमेंट जो है वो किसी एक फैकल्टी के साथ ही अटैच हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिर्फ FOIT के साथ ही लिंक होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो SC डिपार्टमेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये FOIT के साथ भी लिंक हो, ये FOS या फैकल्टी ऑफ साइंस किसी और फैकल्टी के साथ भी अटैच हो। अगर ऐसा होगा तो फिर यहाँ पे 1 to many आ जाएगा, 1 और M इधर आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरी तरफ है जी many to many। many का मतलब है कि बहुत सारी एंटिटीज बहुत सारी दूसरी एंटिटी के साथ लिंक हो सकती हैं। जैसे फैकल्टी और कोर्सेज है कि एक कोर्स जो है वो बहुत सारी फैकल्टी ऑफर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ICT है, एक कोर्स है, वो ICT कोर्स जो है वो CS डिपार्टमेंट भी ऑफर कर रहा है, मैथ वाले भी कर सकते हैं, IT वाले भी कर सकते हैं, AI वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फैकल्टी जो है वो एक से ज़्यादा कोर्सेज भी ऑफर कर सकती है कि फॉर एग्जाम्पल CS फैकल्टी है तो उसको BCO कोर्स ऑफर करती है, SE वाले भी बहुत सारे करते हैं, ठीक है जी, FOS वाले भी बहुत सारे करते हैं। तो अगर इस तरह का रिलेशनशिप है तो फैकल्टी टीचर्स कोर्सेज, एक फैकल्टी बहुत सारे कोर्स टीच कर सकती है, और बहुत सारे कोर्सेज जो हैं मल्टीपल कोर्सेज वो डिफरेंट फैकल्टी के अंदर भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ है 1 to many। फैकल्टी वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, कि एक टीचर फॉर एग्जांपल किसी एक डिपार्टमेंट के लिए ही काम करता है। मिसाल के तौर पे मैं हूं तो मेरा ताल्लुक किसी एक डिपार्टमेंट के साथ ही होगा, ठीक है जी, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ नहीं हो सकता। यह है जी रिकर्सिव रिलेशनशिप। अभी तो हमने देखा कि दो एंटिटीज आपस में लिंक कर रही होंगी किसी रिलेशनशिप के तहत, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक ही एंटिटी आपस अपने साथ भी लिंक कर रही होती है। ऐसे रिलेशनशिप को रिकर्सिव रिलेशनशिप कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है कि एम्प्लॉई एक एंटिटी है, एम्प्लॉई सुपरवाइजर, जो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है वो सुपरवाइजर है, इस सुपरवाइजर ऑफ सुपरवाइजी। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें अपने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो मैं भी एम्प्लॉई हूँ, मेरा HOD भी एम्प्लॉई है, दोनों एम्प्लॉई एंटिटी हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा HOD है उसका रिलेशनशिप और उसका जो डेजिग्नेशन है वो कुछ और है, वो सुपरवाइजर है मेरा, ठीक है बेसिकली एम्प्लॉई, हम दोनों एम्प्लॉई हैं, लेकिन वो खुद भी एम्प्लॉई है और मुझे वो सुपरवाइज कर रहा है, यानी कि एक एम्प्लॉई दूसरे एम्प्लॉई को सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है। तो इस सूरत में ये रिकर्सिव रिलेशनशिप शो हो रहा है। इधर है ये टर्नरी रिलेशनशिप। अभी हमने देखा कि दो एंटिटी आपस में रिलेट कर रही होती हैं या उनका रिलेशनशिप बनता है, जबकि 3 एंटिटीज भी आपस में रिलेशनशिप उनका बन सकता है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर है टीचर, सब्जेक्ट और स्टूडेंट। इसको हम देखें तो एक ही रिलेशनशिप के तहत पूरी सेंस बन रही है। टीचर टीचेस अ सब्जेक्ट, दूसरी तरफ टीचर टीचेस अ स्टूडेंट। तो इसमें देखें तो इस रिलेशनशिप के साथ 3 जो है वो एंटिटीज लिंक हैं, तो ये वाला रिलेशनशिप टर्नरी रिलेशनशिप कहलाता है। ये था ये हमारा कोर्स आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ तो डेटाबेस की बेसिक्स देखी हैं और उसके बाद हमने ERD डेवलप करके देखी है, जिसमें ERD में हमने एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एट्रीब्यूट, स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है और इन रिलेशनशिप्स की टाइप्स क्या होती हैं, ये हमने आज बेसिक्स डिस्कस करने की कोशिश की है जी। ठीक है जी, आज हमारा इतना ही लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जी।